अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। शो का आगाज़ करेंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हम देखते हैं कि जुम्मतुल मुबारक को सबके घरों में ख़ास एहतमाम, और जहाँ नहीं होता तो ख़ास एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि अगर ईद के बाद कहते हैं ना कि ईद के बराबर है जुम्मे की अफजलियत इतनी है, जुम्मा इतना बड़ा दिन है कि जो है ना वो ईद के बराबर मुसलमान को कहा गया है कि अगर वो उसका एहतमाम करें और उसको जानें, उसकी अहमियत को जानें। तो आप सब भी अपने घरों में एहतमाम करें। आज इसी से मुताल्लिक एक कहानी भी है कि हम कहते हैं ना, और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का। फिर मैं कहती हूँ कि एक हफ़्ते से दूसरा हफ़्ता जब आता है तो या हम रात से सुबह की तरफ जब दाखिल होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए और अल्लाह ताला का सबसे पहले उठते ही कलमा अदा करने के बाद हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो सांस ले रहे हैं और सांस लेने के साथ साथ ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला की तमाम जो अता करदा नेमतें हैं उनसे महजूज़ हो रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो जो नाशुक्री है या शुक्र अदा ना करना है वो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी से हवाले से जो ना आज एक कहानी भी है, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं। एक शहर में एक आदमी रहता था और अल्लाह ताला ने उसे इतनी जायदाद दी थी, दौलत दी थी, उसका मालिक बनाया था, उतना ही बड़ा दिल भी दिया था। वो अपनी आमदनी में से गरीबों और ज़रूरतमंदों पर बहुत ज़्यादा खर्च करता था। जब वो फौत हुआ तो उसके बेटे उसकी जायदाद के मालिक बन गए। इस जायदाद में एक बहुत बड़ा बाग भी था जिसमें दरख्तों के दरमियान हरे भरे खेत भी थे। ये बेटे बहुत ही कंजूस और बखील थे। जब बाग के फल पक गए और उन्हें तोड़ने का वक्त आया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया, तो हमारा बाप तो खा मखा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा फ़कीर, यतीमों, मिस्कीनों और गुरबा में जो है वो दे दिया करता था। हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने इरादा ये किया कि सुबह सवेरे बाग में जाकर सारे फल तोड़ लिए। जब ये रात को सो रहे थे तो कुदरती तौर पर वहाँ पर आंधी और बारिश आई, तूफान आया, सारा बाग बर्बाद हो गया। सुबह हुई तो उनके भाइयों ने एक दूसरे को आवाज़ लगाई और कहा चलो बाग में चलते हैं और फल तोड़ते हैं। जब अच्छा इरादा किया था, रात में तोड़े नहीं। जब वो रास्ते में थे तो बातें कर रहे थे कि आज हमारे बाग में कोई गरीब मिस्कीन नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने किसी गरीब और हाजतमंद को कुछ ना देने का फैसला भी किया था। इसीलिए वो सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी बाग की तरफ गए ताकि जल्दी सारे फलों को तोड़कर अपने कब्जे में कर लें। मगर जब बाग वाली जगह पर पहुंचे तो वहाँ का नक्शा ही बदला हुआ था। पूरा बाग तहस नहस हो गया, उजड़ गया। आपस में बातें करने लगे कि शायद हम कोई गलत जगह पर आ गए, रास्ता भूल गए। मगर जब उन्होंने गौर से देखा तो ये उन्हीं का बाग था। सब बहुत हैरान हुए, परेशान हुए कि रातों रात ये क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ था उनसे छिन चुका था। उनमें से एक भाई ने बोला कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें गरीबों को उनका हक देना चाहिए। वो भाई उन सब में समझदार था। उसकी बात सुनकर सब भाई पुकार उठे कि अल्लाह पाक, अल्लाह हमारे रब, हम गुनाहगार हैं, अफसोस है हमारे हाल पर, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने कहा कि हमें अब इससे बेहतर बाग देना। तो बात वही है कि हमने इस सारे वाक़े से क्या सीखा कि हम ये समझ रहे थे कि हम शायद थोड़ा सा माल बचा लेंगे और इससे शायद अपने ऊपर लगा लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला की तक़सीम है कि अल्लाह ताला जो कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ से किसी की मदद हो रही है, किसी की आप जो है वो भलाई कर रहे हैं, खैर कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको देने वाला बनाया है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी जो है ना वो कामयाबी है कि अल्लाह ताला आपको देने वाले हाथों में रखते हैं। तो कहते हैं कि देते रहें, खैर बढ़ती रही, क्योंकि अल्लाह ताला भी अपने जो ख़जाने हैं उनसे लुटाए जा रहा है, आपको दिए जा रहा है, वो गिन के नहीं दे रहा, आपसे छीन नहीं रहा। और अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी हो भी जाती है तो हम उस चीज़ पे नाशुक्री करने लगते हैं, बेसब्री का मुजाहरा करने लगते हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई आजमाइश होती है। तो हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हमें इस चीज़ को समझना है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जो भी हाल है उस पर सब्र करें। थोड़े से पैसों में से भी अगर किसी की मदद कर देंगे तो आप सोचेंगे कि आपको दिली खुशी भी महसूस होगी और अल्लाह ताला उसका बदला आपको कई गुना बढ़ाकर शायद निस्बत से ना दे, लेकिन किसी और तरीके से दे देंगे। कहीं और उसका अजर व सवाब यकीन अल्लाह ताला ने रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के यहाँ अगर आपने ज़र्रा बराबर भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो उसका 70 गुना जो अल्लाह ताला बढ़ाकर आपको देते हैं। तो इस नीयत से किया कीजिए, किसी भी मदद कीजिए। तो आज की कहानी भी आपने सुनी, तो आप अगर अपने करीब करीब भी किसी को देखेंगे आपकी मदद की किसी को ज़रूरत है तो उसका हाथ थाम लीजिए और मदद कीजिए, अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेगा। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करेंगे और आज जो है ना एक अहम दिन है और हम देख रहे हैं कि जो आज की तारीख़ है उसमें हम देखते हैं कि आज 21 जून है और 21 जून को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना उनकी भी बरसी सालगिरह मनाई जाती है और 71वीं अगर सालगिरह ज़िंदा होती तो आज 71वीं सालगिरह मना रही होती। उनके बच्चे जो है ना वो यकीनन वो सालगिरह को हम देखते हैं कि और उनके जो प्यारे हैं, उनके साथ साथ कारकुनान हैं जो बहुत ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मोहब्बत करते हैं, वो सब उनको याद करते हैं और उनकी सालगिरह भी मनाई जाती है। तो आइए इस हवाले से एक पैकेज भी तैयार किया, हम भी देखते हैं।
मौत की आंखों में आंखें डालकर डट जाने वाली आवाम के हकूक के लिए लड़ जाने वाली इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह। अवामी रहनुमा आज हम में नहीं लेकिन अब भी लाखों दिलों में जिंदा है। बेनजीर भुट्टो मारूफ सियासी रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो की साहबजादी थी। बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। बेनजीर भुट्टो को बचपन से ही वालदैन पिंकी के नाम से पुकारते थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी कराची से हासिल की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर भी मुंतखब हुई। वो जेर तालीम थी तो उनके वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो जो इस वक्त वजीर खारजा थे, उन्होंने पिंकी को अक़वाम मुत्तहिदा बुला लिया और बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद के हमरा शिमला समिट में हिस्सा लिया, जहां इनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से भी हुई। 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज होने और जुल्फिकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद बेनजीर भुट्टो ने अमली सियासत का पुरखतर रास्ता इख्तियार किया। बेनजीर भुट्टो को सियासी हिकमत और करिश्माती सलाहियतें वालिद की तरफ से विरसे में मिली थी। उन गरीब कारकुनों की बहन हूँ जिन्होंने आमरियत और फैशिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद की। इन्हें पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर और बाद में शरीक चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। बेनजीर भुट्टो ने जेल में वालिद से मुलाकातों के दौरान और पार्टी सरगर्मियों के दौरान मार्शल लॉ का सामना किया, सख्तियां बर्दाश्त की, गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद बर्दाश्त किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद MRD की तहरीक शुरू की तो नजरबंद की गई। मुल्क से जलावतनी इख्तियार करने के बाद 1986 को जब लाहौर की सरजमीन पर कदम रखा तो लाखों अफराद ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। बेनजीर भुट्टो अपनी वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो की जानिब से तय करदा रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुई और नवाब शाह की सियासी शख्सियत हाकिम अली जरदारी के फर्जंद आसिफ अली जरदारी से इनकी शादी हुई। बेनजीर भुट्टो 1988 को मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आजम मुंतखब हुई। कुछ ही अरसे बाद हुकूमत का खात्मा हुआ। 1993 को दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुई। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को दूसरी बार खत्म किया गया। इनके भाई मुर्तजा भुट्टो को इन्हीं की हुकूमत में कत्ल किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर जलावतनी इख्तियार की। दिलों में बसने वाले लीडर की मोहब्बत को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा ही हुआ बेनजीर के साथ। 18 अक्टूबर 2007 को जलावतनी खत्म करके जब कराची की सरजमीन पर पहुंची तो एक बार फिर लाखों अफराद ने इनका इस्तकबाल किया। कारसाज के मकाम पर इनके काफिले को बम धमाकों से निशाना बनाया गया। 150 से जायद जानिसार शहीद हो गए। बेनजीर भुट्टो ने खतरात के बावजूद चारों सूबों में इंतखाबी जलसों से खताब किया। 27 दिसंबर की शाम को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम से खताब करके लौट रही थी कि खुदकश धमाके में शहीद हो गयी। आज मुल्क भर में शहीद बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के साथ आजिज जमाली, कराची। निडर और बेबाक बिल्कुल ऐसा ही है कि निडर भी थी, बेबाक भी थी और बेनज़ीर जो है ना, उनका जो सफ़र है, उनकी जो लाइफ की जर्नी है और पॉलिटिकल जर्नी है वो भी बेनज़ीर ही है, क्योंकि बहुत कम ख़वातीन हैं जिनका हमने ऐसा दबंग अंदाज़ देखा है और जिनको हमने इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हुए देखा। ख़ास तौर पे अगर हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमने अभी पैकेज में भी देखा कि पहली खातून वज़ीर आज़म और उसके बाद जिस तरह से अपने पूरे उनका जर्नी हमने देखा तो वो वाकई बेनज़ीर है। और ताअबद कहते हैं ना कि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उनकी छाप है, निशान है, उनके कारकुनान के दिलों पर उनका निशान आज तक मौजूद है। ऐसे ही आज़ाद भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद नोड़ी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ऑल गुड। अयाज राना साहब, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया। आज आपका दिल नहीं चाह रहा था हमें बात करने का, मैंने कहा ऐसे ही आपने कहा शुरू हो गई, मैंने कहा पत्नी शायद आज आप सही है ना, सब लोग जानते हैं क्या हुआ और हमें थोड़ा आपको जानते हैं, आपका शो है, हम तो कभी कभी आते हैं हफ्ते में एक आधी दफा। बेनजीर भुट्टो की अच्छा, वो उसका दुख भी था, खुशी भी थी, सलगरा भी है, लेकिन वो शहीद हो गई। थोड़ा इंस्पिरेशन में चली गई, मिक्स इमोशंस में चले गए ना। तो आज़ाद भाई ऐसा ही है ना कि वो लोग अभी तक भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बड़ा याद करते हैं और सोचते हैं, उतनी मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ लीडर्स के जाने के बाद भी उनका खला पूर्ण नहीं होता। तो आप अग्री करते हैं इस चीज़ से? बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो एक बड़ा किरदार थी, जिसको लक़ब मिला था मारवी मलिर जी बेनज़ीर। बेनज़ीर मतलब मारवी कौन थी? क्यों मारवी? वो थी उस वक्त रियासतें हुआ करती थी, उस रियासतों में उमरकोट का एक बादशाह था उमर सुमरो। उसको पता चला कि थरपार का जो सहरा जिस इलाका है वहाँ पर एक लड़की है, इतनी खूबसूरत हसीन है जिसका कोई आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। तो वक्त के बादशाह ने अपने जो चहीते थे उनकी महफल सेवा ऊँटों पर वहाँ गया। वो बेचारी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने आई थी, वो गांव है भालवा। वहाँ पानी भरने आई तो वक्त के बादशाह उमर सुमरो ने उनको वहाँ से अगवा किया
अगवा करने के बाद में उसको उमरकोट के किले के अंदर जो फोर्ट उसके अंदर कैद रखा। कैद रखने के बाद में कई सालों तक उसको ऑफरें की, मैं ये आपको दे दूंगा, ये कर दूंगा, आपके लिए महल आता है, ये सब कुछ है। लेकिन उसने कहा मेरे लिए वो झोपड़ी ठीक है, मेरे लिए वो अपने गरीब जो लोग हैं सहरा थर के वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। वक्त के बादशाह ने उस वक्त जो है उसको भेन बनाकर वापस रवाना कर दिया। उसके बाद में उस लड़की का नाम जो है था मारवी। तो बेनज़ीर का नाम जो लक़ब मिला यहाँ से मारवी मलिर जी, बेनज़ीर मलिर जो सहरा थर का एक इलाका है। जब बारिशें होती है तो सहरा थर को कहते हैं मलिर, मतलब हसीन निगाहें होती है। अच्छा। हर तरफ हरियाली होती है, मतलब इतना खूबसूरत था, मरी वरिया भूल जाएंगे आप, गोरखपुर भूल जाएंगे, कई ऐसे इलाके जो भूल जाएंगे। तो उसके बाद मतलब एक पाक पवित्र लड़की थी, उसका लक़ब मिला था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जिसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नया ज़िला बनाया कराची का मलिर के नाम से। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खाल भरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बंदा जो है या मैं हूँ, मेरे से बड़ा हो सकता है या मेरे से छोटा, मेरे जैसा कोई हो सकता है आप जैसा, या अयाज राना जैसा कोई हो नहीं सकता, या उससे बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। कोई बंदा या खातून हो या मर्द हो किसी की जगह नहीं ले सकता है, जगह लेना बड़ी मुश्किल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज सालगिरह है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनब से जो लियारी इनका गढ़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वहाँ पर उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का निकाह हुआ था आसिफ ज़रदारी के साथ। और लियारी के लोग उनको चाहते भी थे, लेकिन वो कुछ लियारी में खला है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दीगर जमातों के अरकान वहाँ से कामयाब होते आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जो है या हैसियत जो वहाँ से ख़त्म होती जा रही है। ये वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, उसका खला जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो भर नहीं सके, जिसके बाद यहाँ लियारी जैसे इलाके हो या मलिर जैसे इलाके हो, वहाँ पर सूरत सियासी तौर पर चेंज हो रही है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो खाल है वो कोई भर नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, इसीलिए मैंने आज़ाद भाई को थ्रो किया था कि आज़ाद भाई जो है ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएंगे कि जो हमें नहीं पता होगा। वो जो मारवी है तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू स्टोरी थी। थैंक यू आज़ाद भाई, आपने जो है इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा किया। ज़रा आज की जो टॉप स्टोरी है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सिंध सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स माफियाज़ के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया और हम देख रहे हैं कि ईद कुर्बा अपने प्यारों के साथ जो मनाकर वापस आ रहे हैं, तो मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कमर कस ली गई है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले जाते वक्त भी ये कहा गया था कि इजाफी किराया जो लोग वसूल किया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो क्या ओवरऑल सिनेरियो रहा, कितने लोग पकड़े गए पहले और अब बाद में क्या हो रहा है, इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है जैसे कि पहले क्रैकडाउन का फैसला किया था, पकड़ धकड़ की जाएगी, कार्रवाइयाँ की जाएंगी, फील्ड अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, तो अभी भी उस फैसले को बरकरार रखा गया है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम डीलर्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का मुतालबा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर तशवीश का इजहार किया गया है और कहा है कि ईंधन की कीमतें कम हुई हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन बसों के किरायों में कमी नहीं आई है। पेट्रोलियम डीलर अब्दुल समी खान साहब का ऐसा कहना है और ये आवाम का भी कहना है कि जिस तरह से बार बार इजाफा होता है तो किरायों में इजाफा हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में खासी कमी जो है ना वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि आ चुकी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। इस पर आवाम ने भी तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि शहर की सड़कों की धुलाई क्लोरीन से की जा रही है और अर्के गुलाब का स्प्रे किया जा रहा है। बहुत हो गया, कल हमने इस पर बात तो की थी, लेकिन ये होता है ना कि बस कुछ भी तो मतलब ये कुछ भी है। बहरहाल अच्छा जी, पूछेंगे कहाँ हो गया भाई, ये कहाँ है मर के गुलाब और मच्छर मारे स्प्रे हो रहा है। मियाँ को मेरे डेंगू हो गया, कह रहे मच्छर मारे स्प्रे। अच्छा जी, दूसरी बात ये गवर्नर हाउस सिंध में फ्लैट्स बनेंगे जिसके लिए सिंध सरकार ने बजट में भी रकम मख्तस कर दी है और 4 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 48 फ्लैट तामीर किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने बजट में 573 मिलियन रुपए रखे हैं और फ्लैट्स मिलिट्री सेक्रेटरी विंग और गवर्नर सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए बनाए जाएंगे। आज राना साहब आप जो मुझसे पूछ रहे थे, तो सबसे पहले आप ही से स्टार्ट कर लेती हूँ, इसी खबर से शुरू करते हैं। आपका पहला फ्लैट्स किसको मिलेंगे, क्या हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो जी जनाब, ये बन रहे हैं फ्लैट्स मिलिट्री सेक्रेटरी विंग अलग होगा, गवर्नर सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए बनेंगे। 24 घंटे मुलाजमीन को अलर्ट रहना होगा, इसलिए गवर्नर साहब बना रहे हैं कि एक कॉल पे जी नीचे उतरो और ड्यूटी पे आओ। बहुत सोचिए आप इस बारे में, सोचिए। मैं ब्रेक लेती हूँ अपना एक्सप्रेशन होल्ड करके रखें, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही थी कि गवर्नर हाउस में फ़्लैट बनाए जाएंगे, 101 मिलियन रुपए रखे गए हैं, तो अब उसको लगाने का सबसे पहले इंतज़ाम ये किया गया कि नए फ्लैट्स बनाए जाएंगे।
फ्लैट्स तो अभी भी हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने के कह रहे हैं वो। इनका अगर आप गवर्नेंस हाउस जहाँ से शुरू होता है ना, पहले एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके बाद से उसकी बाउंड्री शुरू हो जाती है। अगर आप मेन उसको मेरे ख्याल से दाऊदपोता रोड बोलते हैं, हाँ दाऊदपुर, उस रोड के ऊपर अगर आप जाएं तो वो सामने वो नज़र आता है। तो हमने देखा था इससे पहले भी उन्होंने वो रिकंस्ट्रक्शन की गई थी उनको, यानी उनकी एलिवेशन के ऊपर हाँ। बाहर से उसको थोड़ा सा कलर वलर करके बाहर की बाउंड्री पर, जैसे येलो कलर का देखा हो तो वो शुरू में जो फ्लैट्स बने हुए मेरे ख्याल से अब वो पुराने हो गए हैं। वहाँ पे उनका स्टाफ माशाल्लाह जगह वो कह बहुत रहे हैं बड़ी, काबिल मरम्मत नहीं है, अब उनको मरम्मत नहीं करेंगे, अब नए काफ़ी जगह मौजूद है उनके पास। वो चाहे अंदर कुछ भी बना सकते हैं, पूरी एक नई आबादी बना सकते हैं। अब सही है, उनके रहने के लिए उनको लोग चाहिए और फौरी अलर्ट चाहिए। मुझे लग रहा है जहाँ बातें आ रही थी कि वो जाने वाले हैं, अब लगता नहीं है कि वो जाएंगे। यानी वो अपनी स्टाफ अगले 5 साल के लिए जिनको वो फौरी तौर पे बुला सकें या वो रह सकें, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड चलें। आम आदमी का नहीं, जो गवर्नर हाउस का स्टाफ है उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। पर्सनल कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, करें मुझे ऐसा लग बिल्कुल रहा है। करें, हम तो आज़ाद चाहते भाई हैं वो ऐसा बहुत ही है? कुछ हो। दरअसल बात ये है कि गवर्नर हाउस के अंदर जो घर बने हुए हैं, फ्लैट नहीं घर हैं, अपना 2 फ्लोर पे मुश्तमिल है, कुछ ग्राउंड पे हैं। वो चंद मुलाजमीन और चंद अफसरान के घर हैं, वहाँ पर रहायश पजीर हैं या खाकरूब हैं या दीगर जो मुलाजम उनके लिए। लेकिन ये घर बने हुए हैं उस दौर के, जब अंग्रेज़ों का दौर था उस दौर से। उनकी अब पता हो, सदर में आप जाएंगे, पूरे इलाके में जो पुराना कराची है उसमें कई ऐसी बिल्डिंग है जो पुराने दौर की बनी हुई है, लेकिन मरम्मत की हकदार है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही, जिसके बाद वो जो है ज़बून हाली का शिकार है। ऐसे वो ही। हिंदुओं के बनी हुई इमारतें हैं, कोई शेवा जामा क्लॉथ के अतराफ हैं, बंस रोड के वो अतराफ सिटी हैं, एरिया कितने में भरी भरी कितने पूरी खूबसूरत। पुराना Old city area कराची है, जिसको पूरी जो बोलते घर जो है वो हिंदुओं के दौर के बने हुए हैं। लेकिन आप जाकर वह देखेंगे इसकी थोड़ी सी मरम्मत हो जाए ना खूबसूरत सरकारी तौर पर, जो हमारे पास इदारे अवेक्यू ट्रस्ट है या दीगर इदारे वगैरह इस पर काम करें तो अच्छे खासे ये घर बन सकते हैं। कराची असल शक्ल बहाल हो सकता है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से इसको असल शक्ल बहाल करने का फैसला किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद बाकी है। इस तरह गवर्नर हाउस में फैसला किया गया है कि इस पर हम जो टावर्स की शक्ल में फ्लैट्स बनाएं और जो है उनको मुलाजमिन की रिहाइश के लिए वो जो है उनको फराहम किए जाएँ। लेकिन मामला ये है कि मज़े की बात यह है कि अरमशा, हमारी जो सिंध हुकूमत है ना वो किराए पर चल रही है। वो कैसे? सिंध हुकूमत के सेक्रेटरीट के जो सरकारी दफातर हैं बेशतर ऐसे हैं, कम से कम 40 से 45% वो प्राइवेट बेंगलोर में या फ्लैट्स में चल रहे हैं। महकमा बहबूद आबादी है, उसका दफ्तर जो है NLC बिल्डिंग जो है गोरा कब्रिस्तान के पास है, पूरा वो किराए पर है। अच्छा, मज़े की बात है, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें बेहतरी लाने का इदारा जो है वो खुद किराए पर चला, जिसको कहते हैं रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट प्रोग्राम। वो नर्सरी के पास है, एक बेंगलोर के अंदर चल रहा है। इस तरह महकमा एजुकेशन कई प्रोजेक्ट हैं वो बेंगलोर के अंदर चल रहे हैं। अच्छा, महकमा जामियात व बोर्ड उसका जो सेक्रेटरी है वो चल रहा कहाँ है? अपना नेटजेटी पुल के पास जो है एक प्राइवेट अपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। अच्छा, इस तरह कई ऐसे महकमे हैं जिनके दफातर जो है वो प्राइवेट चल रहे हैं, प्राइवेट घरों के अंदर चल रहे हैं या बेंगलोर में चल रहे हैं। हमारा सेक्रेटरी सूरत ये है कि अंग्रेज़ों के दौर में जो घोड़ों के तंबेले थे, उन घोड़ों के तंबेले को जो है वज़रा के या सेक्रेटरीज़ के या डायरेक्टर्स के दफातर बनाए गए। इस हद तक कि हमारे जो कोर्टें जो हैं, एहतसाब अदालतें हैं, वो भी अंग्रेज़ों के दौर जो घोड़ों के तंबेले थे उनके अंदर चल रही हैं। जो सिंध सेक्रेटरी तो बना दिया होगा ना उसको बाद में, वज़ीर दाखिला दस्तावेल में बैठे नहीं, हमारा वज़ीर दाखिला का जो सेक्रेटरी बन रहा है वो बन रहा है घोड़ों के तंबेलों के अंदर। नैब कोर्ट की बात करें जो पीछे बने, हाँ पीछे बनी, ये सारे घोड़ों के तंबेले थे अंग्रेज़ों के दौर में। अच्छा, उनको ये बना रहे हैं दफातर वज़रा के, अफसरान के, जजों की कोर्टें या दीगर। मामला ये है कि सिंध हुकूमत का एक सेक्रेटरी बन रहा है, एक एंटी करप्शन कम्प्लेक्स बन रहा है, उसका काम इल्तवा का शिकार था, लेकिन अब जो शुरू हो चुका है वो बन रहा है। इसके अलावा एक सेक्रेटरी बन रहा है महकमा, जिस तरह महकमा खजाना का पूरा सेक्रेटरी है, इस तरह मुख्तलिफ महकमा उनका कोई सेक्रेटरी है नहीं। हमारे पास ये पोलो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड खाली है, सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मामूल के लिहाज से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन गवर्नर हाउस हो गया या CM हाउस हो गया या मुख्तलिफ जो हमारे सरकारी इदारे हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि उनके पास अपने दफातर नहीं है। जब तो दफातर नहीं है तो मुलाजमिन के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किस तरह करें? ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन वक्त हुक्मरान इस पर कोई फैसला करने को तैयार ही नहीं है। तो किससे बात करें, कैसे शिकवा करें? सही। बेसिकली उन्होंने अपने मुलाजमिन, वही वाली बात अयाज की कि अपने मुलाजमिन को उन्होंने जो है ना वहाँ पे अकोमोडेट करना है कि वो फौरी तौर पे अलर्ट रहे। उन्होंने कहा है ना, मेंशन किए बात कि 24 घंटे वो अलर्ट रहेंगे, जब उन्हें बुलाना होगा जी वो हाजिर होंगे। चलें, बहरहाल ठीक है, अगर उनकी भी अपब्रिंगिंग की बात हो रही है तो सही है। अरे किसी का भी काम हो, इस शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इसी शहर के रिहायशी हैं, उनकी लिविंग अच्छी हो रही है,
47 लोगों की लिविंग अच्छी हो जाएगी, मेरे लिए तो वो भी खुशी की बात है। नहीं तो दूसरी बात उनकी आज़ाद भाई की भी ठीक है, एक तो अयाज और आज़ाद में आज़ाद भाई की भी ठीक है कि भाई फिर ये जो किरायों पे आपने जगह दी हुई है इनका इतना पैसा जा रहा होगा तो ठीक है, आपका जो बजट है वो लगाएं और आपके पास अराजी मौजूद है बना लें दफातर भी और एक जगह पर ले आएँ सारे दफातर को, तो ये भी काम हो सकता है। बड़ा अच्छा सजेशन है आज़ाद भाई का। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सिंध सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया। ईद से पहले अयाज हम देख रहे थे कि उस वक्त भी कहा गया था इजाफी किराए जो वसूल किए जाएंगे, किस हद तक कार्रवाई हुई? क्या फील्ड में आप लोग गए थे, देखा था, किसने रिपोर्ट किया, क्या खबरें इस हवाले से? कम किरायों में गए, क्या कैसे हो सकता और है? अभी वापस आने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, पकड़ धकड़ कैसे आप होगा? मुझे बताएं ना, ये वही वाली बात है जो हम उस वक्त भी इस बात पे कह रहे थे कि ये वही प्रेस रिलीज के ऊपर जो है वो तारीख बदल के दोबारा से वापस शाया करा देते हैं। कार्रवाइयाँ कौन करेगा? अभी तो लोग ईद की छुट्टियों से ही नहीं वापस आ पा रहे हैं, अभी तक सेक्रेटरीट खाली पड़े होंगे। आज़ाद भाई मुझे 100% यकीन है कि कोई अपनी जॉब पे नहीं पहुंचा होगा। मंडे से कारोबार शुरू होना है, मंडे से सारी चीज़ें शुरू होनी है। आज जुम्मा है, कल वैसी छुट्टी है। अभी आना जाना जो शुरू होगा वो हफ्ता इतवार की दिन जो होगा वो लोगों का रुझान हम देखेंगे कि इस तरफ शहर की आज भी वापस खाली थी, मैं खाली जल्दी बिल्कुल, मैं पहुंची आपको हूँ, कह आज रहा ट्रैफिक हूँ नहीं ना, था। ये इस दफ़ा ईद की छुट्टियाँ ऐसे आई हैं कि बीच में सिर्फ 2 वर्किंग डेज आ रहे हैं, फिर 2 छुट्टियाँ आ रही हैं आगे सामने। तो लोगों को बात ये है कि वो प्रेस रिलीज निकाल देते हैं, ऊपर से वाइटो लगाया और उसके ऊपर तारीख चेंज करी और निकाल दी। कौन पूछता? पिछली दफ़ा की कार्रवाइयों पे क्या लोग सस्ते दामों चले गए? अगर यहाँ वो पैसे आपको बता रहे हैं, आगे मुझे बताएं अगर कराची से हैदराबाद तक के हो गए, लेकिन हैदराबाद से टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद कौन किसको पूछता है? जहाँ बीच में खड़े होकर टूल प्लाजा से बैठ गए, कितनी जल्दी होती है जाने की भी और वापस आने की भी। लोग कहते हैं यार ये पकड़ हमें बिठा और पहुंचाओ। भाई तो अड्डे ये से वाला हो निकलने रहा के होता बाद कौन पूछता है? टूल प्लाजा से आगे जाने के बाद कोई यहाँ से हमारा इंस्पेक्टर जो होगा, जो देखने वाला है, जो ट्रांसपोर्ट के किराया चेक करने वाला है, वो भी नहीं जाएगा। वो भी बोलेगा बस यहीं से 4 कार्रवाइयाँ नुमाइशी करूँ, उसके बाद मैं भी घर जाऊँ और काम करूँ। अच्छा, 4 लोग उसके हाथ में आ जाएंगे। इसमें सवाल ये भी है ना कि जो ये जो प्राइवेट, आपने हैदराबाद का जिक्र किया ना, आज़ाद भाई शायद इसको बेहतर बताएंगे, जो प्राइवेट कोस्टर्स वगैरह चल रही होती हैं आज़ाद भाई, एक तो बसेस हैं और कुछ कोस्टर्स चल रही होती हैं, कुछ वैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कहाँ है टिकटिंग सिस्टम? तो हमारे यहाँ कोई नहीं, वो पैसे लेते हैं, आपको सीट पे बिठा देते हैं, कोई टिकट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि कितना आप किराया ले रहे हो, कितना नहीं लोगे, कोई फिक्स, आप किस तरह से पकड़ोगे उन्हें? वो कमिट कुछ करेंगे, कोई माइक देख के नहीं बोलते हैं 50 रुपए किलो टमाटर है, 200 रुपए बेच रहा होता है वो बंदा। तो मेरे ख्याल से किरायों में भी यही होगा। आज़ाद भाई का भी कमेंट इस पे लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आज़ाद भाई, कम किरायों में कैसे आना जाना होगा? क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? आप गए थे गाँव, कैसे गए थे? अपनी गाड़ी पे गए थे? मैं तो ऑफिस की गाड़ी में गया था, लेकिन वो गर्मी बड़ी थी, लेकिन वो मेहरान गाड़ी थी तो बर्दाश्त करना पड़ा। रीवो निकाल लेते ना आप अपनी, बस कोशिश ही हो रही थी, हाथ नहीं पहुंच रहे तो कहने का मकसद ये कि ना, सेक्रेटेरिएट वाले छुट्टियों से वापस नहीं आके दे रहे हैं ना। नहीं वो चौथा क्वार्टर जारी नहीं हो, बेचारा वो खुद कंगाल है, वो इतनी सारी गाड़ियों की आपने छोड़े तो क्या, वो इतनी सारी आपने गाड़ियों की खबर चलाई, कोई एक आधी गाड़ी निकलवा लेते यार। आज़ाद वो नकारा गाड़ियाँ हैं, किसी काम की नहीं है, वो जल रही हैं, सड़ रही हैं। बोले ये खबरें चलाना बंद करूंगा यार, नई गाड़ी नहीं 4 गाड़ियाँ मिला के एक तो बनी जाती है यार, इतनी सारी कुछ भी नहीं। आप जाएंगे उस गाड़ी में कुछ सामान ऐसे लोहा बच गया है, लेकिन हुकूमत उनको नीलाम करने को तैयार नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त कोई एक्शन पॉलिसी नहीं है। जब तक एक्शन पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक जो नई एक्शन पॉलिसी, पुरानी तो है, पुरानी पर ये इजाफी किराए वालों को पकड़ने के लिए कोई पॉलिसी नहीं, कैसे होगा? वो तो उस पर जो है मामला ये है कि सिंध हुकूमत के पास पॉलिसी, कवानीन, तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कोई सिंध हुकूमत को फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अहकाम जारी करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सेक्रेटरी जो सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी हैं, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी हैं, सेक्रेटरी जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी हैं, तमाम तरह की महकमा मुकंतर फ़ाल महकमा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सिंध हुकूमत ईद कुर्बान के मौके पर या ईद उल फितर के मौके पर अहकाम जारी करते हैं, खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्शन कर देंगे, रूट परमिट कैंसिल कर देंगे, जुर्माना आज कर देंगे, इजाफी किराया वसूल करने वाले मुसाफिर जो है उनको किराया वापस करवाया जाएगा। लेकिन ये अहकाम हैं, इस पर मेरे पास जो हमारे दोस्त सेक्शन ऑफिसर महकमा ट्रांसपोर्ट के SO ट्रांसपोर्ट 2 है यूसुफ मेमन साहब, बार बार मुझे वो लेटर व्हाट्सअप करते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि सिंध हुकूमत जो पॉलिसी बना दी है, उसके बाद भी महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान की जिम्मेदारी बनती है इस पर अमल दरामद किस तरह करें और किस तरह जो है इस तरह के आए दिन के जो मामला हैं, हर ईद की मामला हैं, इसको किस तरह हल करें। लेकिन किराए जो ट्रांसपोर्टर माफिया बढ़ा देती है, उसमें पता क्या है
ये ईदी सिस्टम है, उसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान खुद जो है ट्रांसपोर्टर से भत्ता लेते हैं, उनसे खुद वसूलियाँ करते हैं। वो संदूक हुकूमत के फैसलों पर किस तरह अमल दरामद करेंगे। मज़े की बात यह है कि इसमें संदूक हुकूमत ने शहरी जिला मेंबर ने अहकाम जारी कर दिए, उन्होंने लेटर जारी कर दिया, वो सेक्रेटरी RTA को लेटर मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोटर पुलिस से मदद मांग ली, ट्रैफिक पुलिस से मदद मांग ली। लेकिन मैंने यहाँ से लेकर उमरकोट छोर तक मैं गया हूँ, मुझे ना महकमा ट्रांसपोर्ट का अफसर नजर आया, हाँ ना मोटर पुलिस नजर आई, ना ट्रैफिक पुलिस नजर आई, ना ऑपरेशन पुलिस नजर आई, पूरा सन्नाटा था। इस हद तक के यहाँ पर जो अमन की सूरत बिगड़ी हुई है, मुख्तलिफ पुलिस पिकेट्स बनी हुई है मुख्तलिफ इलाकों में। खुदा की कसम पुलिस पिकेट्स पर मुझे एक सिपाही तक नज़र नहीं आया। अगर मैं या आम शहरी किसी इलाके से लूट जाता, डकैती हो जाती, चोरी चकारी हो जाती, उसको मारा जाता, कत्ल किया जाता, अगवा किया जाता, लेकिन आपकी पुलिस, हमारी पुलिस जो IGC गुलाम मेमन वाली, जान अंजार वाली या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन वाली पुलिस जो है, मुझे कसम खुदा की पूरे इलाके में नज़र नहीं आई। यहाँ से लेकर छोर छान तक पता नहीं कहाँ गुम, ईदी ली गए चले गए, ट्रांसपोर्टर अफसरान ईदी ली चले गए, पुलिस ईदी ली चले गई, यहाँ तक कि वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार मुझे उसे यहाँ कराची से लेकर छोर छावनी तक नजर नहीं आया। अब बताएं, हम जो कहते हैं अमन की सूरत खराब है, अमन सूरत खराब, भाई अमन की सूरत खराब, इसको बेहतर करने वाले आपके इदारे कहाँ हैं? ये तो किराए की बात है, लेकिन इंसान की जान माल की हिफाजत करने वाले लोग कहाँ हैं? यहाँ तक कि आपके पुलिस पिकेट्स जो है वो गैर फाल हो, या आपके पुलिस थाने बंद पड़े हों, वहाँ पर अब देखें पुलिस दूसरी बात ये है कि कितना बड़ा तबका इस वक्त ट्रैवल कर रहा होता है कराची से, याद करें वो एक जाते हैं फैमिली के लोग अपनी साथ फैमिलीज के साथ लाहौर में जो वाकया हुआ था, लाहौर से इस्लामाबाद जाते मोटरवे पे वो जो वाकया हुआ खातून के साथ, उनके बच्चों के सामने, तो और ऐसे आज तक उस वाकये का भी कुछ नहीं पता। हाँ, ऐसे वाकयात जब आपके पास एक हो चुके हैं, आपको इन चीज़ों से बचाने के लिए ये चीज़ें इकदाम लेने होते हैं। भाई हमारे लिए भी ईद थी, हम भी आए थे ना, हमारी जिम्मेदारियां थी। जो कुछ ऐसे महकमे हैं जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो ऐसे मौक़ों पे वो काम करने के लिए मौजूद नज़र आने चाहिए। ये तमाम चीज़ें ईद होती है सबके लिए, लेकिन जब फिर बात वहाँ आती है बाय चॉइस आपने ये प्रोफेशन जो है वो चुने हैं, उसमें आपका मौजूद होना ज़रूरी है। आपको डंडे के ज़ोर पे तो नहीं बोला था आप इस महकमों में जाएं और जाके यहाँ पे काम करें। आपने अपनी मर्ज़ी से ये जाके जॉब्स ली, और आपकी अब फिर इसके बाद आप पे ये फ़र्ज़ होता है कि आप जिस मौके पे आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पे मौजूद तो। आप सारा साल आपसे नहीं पूछते हम कि आप ये महकमे वाले क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आपकी ज़रूरत है, आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ होने का एक महसूस करने के लिए आप वहाँ पे मौजूद हों, कम से कम उन दिनों तो काम कर लें। साल में 3 दिन होते हैं, 6 दिन समझ लें, 2 ईदें हैं, उन 6 दिनों में तो आप कहीं नज़र आ जाएं, आप ताकि आवाम एक महफूज शहरी होने का हमें अपने ये तो मैसेज मिल जाए कि हाँ भाई हम महफूज हैं, हमारे सिक्योरिटी देने वाले इदारे मौजूद हैं। अब इसमें ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन ये खबर ये टिकर चल रहा ना कि भाई सूबाई वजीर की जो है ना वो हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन, ये तो ठीक है, फॉलो अप खबर भी ज़रा चलवाएं, बताएं कि क्या एक्शन हुआ, कितने लोग पकड़े गए, कहाँ डाले गए, कितना जुर्माना हुआ, कुछ खबर नहीं है उस हवाले से। पूरी ईद गुजर गई, मैं तो नहीं देखा भाई। ये जिसने ये इन एक्शन लिखा है ना, वो अपनी तरफ से डाल दिया होगा, वो एक प्रेस रिलीज आ गई, मैं कह रही हूँ वो उसको उस रिलीज के वो बोलते एक बार फिर एक्शन में आए, लेकिन काम कुछ ना हो। अच्छा, अभी ये भी हो रहा है कि किरायों में वैसे तो बात हो रही चलेंगे, तो वंस आपने ट्रैवल करना है तो आपने 150 रुपए 200 रुपए देकर भी आप एक्स्ट्रा चले जाते हैं। लोग क्या करें, मजबूरियों में पहुंचना होता है अपने घरों को, अपने प्यारों। 150 की कहानी नहीं है, कम से कम 500 से ऊपर किराया बढ़ गया। 150 अब कहाँ होती की कहानी नहीं है। नहीं तो किराया कितना, अगर 600 रुपए किराया तो क्या 1200 ले लेते हैं? 1000 रुपए किराया था, वो 2000 हो चुका है। 2000 किराया था, वो 3000 ईद के सीजन में बढ़ाते तो थोड़े पैसे होंगे ना, 200-300 नहीं, हजारों में है, 100-200 की कहानी आप क्या समझिए, आप वो बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं। किराया कितना है अभी बस से जाऊं तो मैं इस वक्त जो है मैं यहाँ से लेकर कराची से लेकर उमरकोट का किराया है 1000 रुपये। किराया कितना लिया है? 1700 रुपये, 2000 रुपये। 1700 रुपये उमरकोट का किराया, 2000 रुपये। यहाँ से हुआ ये है, आपने इन एक्शन की खबर मेरी खबर थी, उस खबर में ये था कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने गुज़श्ता कार्रवाई की है, और सोशल मीडिया पर इशू उठने के बाद में 513 गाड़ियाँ जो उनको चेक किया गया है, कुछ लाख रुपए जो है किराया वापस करवाया गया है, और कुछ लाख रुपए जो जुर्माना आयद कर दिया गया है। हाँ। 3 ऑप्शन होते हैं, इतनी गाड़ियाँ चेक की गई, इतना जो किराया जो इजाफा वसूल किया वापस करवाया गया, इतना जो किराया जो जुर्माना आयद कर दिया गया। क्या पूरे दिन में 513 गाड़ियाँ चेक की गई? सवाल यही है। 513 गाड़ियाँ क्या कराची से लेकर लाड़काना तक, सखर तक, खैरपुर तक, घोटकी तक, शिकारपुर तक, कश्मीर कंदकोट तक, उमरकोट तक, थरपारका तक, इस्लाम को डंगर परकर तक, बदीन तक, और अपने चले जाएँ सजावल तक, ठट्टा तक, क्या हबचौकी तक, पूरे दिन में कल 513 गाड़ी चली है। नहीं
तो कम से कम जो गाड़ी चली है उनका तादाद बताया जाए, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर उन्होंने आमद जामद हुई है, आमदरफत हुई है, और इतनी गाड़ियों को हमने जो है चेक किया है, और इतनी गाड़ियों को चेक करने के बाद उन्होंने सही किराया वसूल किया, उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन ये नहीं बताया तो आप कि सिर्फ सही सिंध का बता रहे हैं ना, अब यहाँ सिंध की से बात तो- हो रही ना, चलो सिंध अरे में तो इनएक्शन यहाँ है से ना, तो लाहौर सिंध में नहीं, है। तो वो यहाँ से अपवर्ड्स भी तो जा रही है, जो पंजाब के लोग जो जा क्वेटा रहे हैं, जाते हैं लोग। क्वेटा जा रहे हैं, क्वेटा का बलुचिस्तान, एक अलग KP, रूट है पूरा, यहाँ से बहुत बड़ी आबादी क्वेटा जाती है, जो यहाँ पे कश्मीर, काम करने वाले हैं। यहाँ से बलुचिस्तान। पंजाब के वो जो सिंध के बॉर्डर के करीब जितने इलाके हैं, लोअर पंजाब जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पे यहाँ से तमाम वो गाड़ियाँ यहाँ से भी जाती हैं। पूरे क्या पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान कराची से तो सब जगह पूरा, आप इस्लामाबाद नहीं, का तो जैसे पिशावर रेलवे का स्वात सिस्टम तक है ना, गाड़ियाँ यहाँ से ऑनलाइन जाती हैं। टिकटिंग सिस्टम और प्राइसेस फिक्स हो गए अब, तो इस तरह इनको भी चाहिए कि ये जो शर्जील नाम मेमन साहब कह रहे हैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया कि हाँ यार ये नहीं होना चाहिए, आवाम को सहूलत मिले, लेकिन भाई सहूलत देने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि फिक्स रेट आप बता दें और उस रेट पर जो है वो चाहे पब्लिक तो है ही नहीं ना, वो प्राइवेट ही ट्रांसपोर्ट लेके जा रही है। वैसे तो हमारे सिर्फ ट्रेन सिस्टम ही है जो कि गवर्नमेंट का है, बाकी तो सब प्राइवेट, ये बसेस वगैरह तो है। तो आप इनको रेगुलराइज करें, कोई बैठाएं और एक जो है किराया फिक्स करें और उन किरायों पे लेके जाएं। अभी तो जो आम बसेस हमारी चल रही हैं शहर के अंदर, और पेट्रोल की कीमत में कमी आई, तकरीबन 15 रुपये कमी आ चुकी है एक महीने के अंदर, और किराए में कमी नहीं आई है, उस पर आवाम को तशवीश है शदीद कि रोज़ाना सफ़र करना पड़ रहा है और रोज़ाना इस महंगे किराए से परेशान आ चुके हैं कि चलें पहले तो पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी, अब कम हो गई, तब भी किराया कम नहीं हुआ, क्यों? ये सवाल है आवाम का। आइए इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है कि आम जो बसों का किराया भाई वो कैसे कम होगा आज़ाद भाई, क्योंकि वाकई पेट्रोल की कीमत में कमी आई लेकिन किराए कम नहीं हुए, आवाम कहती जी किराए कम करें। वो तो फैसला हुकूमत ने किया है, लेकिन मामला ये है कि ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम की, जिसमें खासतौर पर पेट्रोल की, लेकिन डीजल की कीमतें कम नहीं की है, वो मामूल की वजह से कम की है। लेकिन जब तक डीजल की कीमतें कम, क्योंकि गाड़ी भी जो इस्तेमाल होता है डीजल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पेट्रोल कम होता है, बड़ी गाड़ी जो डीलक्स बसें हैं या बड़ी जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ उनमें, तो वो कहते हैं उनका मुतालबा ये है। लेकिन ये फैसला हुकूमत को करना है कि हुकूमत जब चीज़ें कम उनका रेट बढ़ाती है, जब ट्रांसपोर्टर उन किराए में इजाफा करते हैं तो उस वक्त सिर्फ नोटिस लिया जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। लेकिन इस वक्त जब हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम की है, तो उसके बाद में ट्रांसपोर्टर तंजीमें हैं उनसे हुकूमत को चाहिए सूबाई सतह पर, अभी तो बिनर सूबाई सतह पर इख्तियार की मुंतकली हो चुकी है, बिनर सूबाई जो सूबाई खुद मुख्तार के तहत, लेकिन उसके बाद में सूबाई हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभाती? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है अपनी जो है ज़िम्मेदारी निभाएं और इन फैसलों पर अमल दरामद करें। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर दिया, लेकिन सूबाई हुकूमतें क्या करिए कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। हमारे पास महकमा ट्रांसपोर्ट मौजूद है, मोहतरम शर्जील इनाम मेमन साहब इस महकमे के वज़ीर हैं, वो सीनियर वज़ीर भी हैं और इस वक्त जो है किंग मेकर भी वही है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास खास तौर हम अपने शहर की, अपने सूबे की बात करेंगे कि यहाँ पर किराए में कमी क्यों नहीं की जा रही है। इस वजह से ट्रांसपोर्टर माफियाज जो है या ट्रांसपोर्ट तंजीमें हैं जिनको तंजीम की शक्ल दी गई है, उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इस हवाले से अमल दरामद को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि आम जो शहरी है, आम फर्द जो है वो को V8 या लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करता या अरे V8 की कहाँ बात कर रहे हैं आप? अभी तो लोगों के पास बाइक में पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं है, V8 गाड़ी की बात कर रहे हैं। बड़े बात है, आम आदमी तो अब जो ना बाइक निकालते हुए डर रहा है कि भाई मैं कैसे जाऊँगा। आम आदमी का मसला ये है, जो किरायों की बात है ना, वो जो पहले इनके लीडर जैसे जो थे इरशाद मरहूम बुखारी साहब, हम काफ़ी दफ़ा उनसे हमारी बात हुई, वो यही बताते थे कि किरायों में जो इजाफा है या पेट्रोल की या डीज़ल की कीमतें हर 15 रोज़ में फ्लक्चुएट होती हैं। तो वो कहते हैं कि हम इस तरीके से तेज़ी से हम किरायों को नहीं बदल सकते जिस तरीके से हुकूमत बदलती है, और ख़ासकर डीज़ल की कीमत के अंदर जो है अक्सर हम देखते हैं कि वो कीमतों में इजाफा जो है वो ज़्यादा होता है या कमी भी जो है वो कम होती है। तो वो कह रहे हैं पहले ही हमारी बचत इतनी नहीं होती, तो वो उस किराए को लेके वो कहते हैं हम हर दफ़ा इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। तो एक वो बीच में एक ऐसी अमाउंट को रखते हैं कि जब उसको एक मार्जिन होता है उनके पास कि वो जब कम हो या ज़्यादा हो या जितना हो, बहुत ज़्यादा का कमी आ जाती है तो उसके बाद तो उसको रीशेड्यूल होना चाहिए उन किराए को। लेकिन अब तक हमने यही देखा है कि इतनी जल्दी जिस तरीके से हुकूमत हर 15 दिन के अंदर अपने पेट्रोल की कीमतों को ऊपर नीचे करती है, तो वो किरायों में नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, इस तरह होता है कि उनसे मुज़ाकरा होते हैं, जब किराया वो तय करते हैं उसके बाद में हुकूमत इसने बाज़ाब्ता तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी करती है कि इतने पर किलोमीटर कितना किराया होना चाहिए, डीलक्स बस का कितना होना चाहिए, AC का कितना होना चाहिए, बाकी जो गाड़ियाँ उनका कितना होना चाहिए।
लेकिन कई सालों से अरसा दराज से सिंध हुकूमत के पास उसका नोटिफिकेशन नहीं है, जिसके तहत जो इस वक्त जो सिंध हुकूमत चाहे उनके खिलाफ कितनी भी कार्रवाई करते हैं ना वो बात ही नहीं हुई ना, किसी कोई काम है नहीं। सामने, कोई लेकिन है भी नोटिफाई नहीं ना। कोई नोटिफाई किराया है नहीं, पर किलोमीटर कितना किराया डीलक्स बस का कितना है, AC कोई कोच भी का नहीं, कितना है, पोस्टल का notification कितना नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे कुछ ही है। चीज़ नहीं है, मतलब हुकूमत सतह पर कोई ऑफिशियल चीज़ है नहीं। सिस्टम नहीं है हमारी। अच्छा जी, एक और चीज़ ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि सड़कों की धुलाई की जाएगी, 5 दिन तक ऑपरेशन जारी रहेगा, क्लोरीन और अर्के गुलाब से सड़कें धुलेंगी, मच्छर मार स्प्रे होगा, 99 कलेक्शन पॉइंट्स हैं जिन पर धुलाई की जाएगी। अयास, आपने ये जोक है या हंसना है, इसके ऊपर बता तो देती साथ कि इसमें हंसना मना है। यार अर्के गुलाब ये है। यार पूरे शहर का 3 दिन का ऑपरेशन है। आज भी आप मेरे साथ चलें, हो सकता है कि मुझे मौका लगा तो मैं इस पर, मेरा वैसे जॉनरा नहीं है मैं इसके ऊपर काम करूं, लेकिन मैं शहर में ऐसी जगहें दिखा दूं जो पूरे 4 दिन जहां पे कचरा नहीं उठा है इस शहर के अंदर। इस भाई, इस वक्त वक्त बहुत out of the बुरा box जाके हशर काम है करें शहर, आप। आधा शहर। अगर वो आप अपने वो कलेक्शन या डंपिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने अपने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए थे, उसको क्लोरीन से धोएंगे सिर्फ या सिर्फ वहाँ पे स्प्रे करेंगे तो बात अलग है। अगर ये शहर की बात कर रहे हैं तो इस वक्त शहर जो है वो कचरा कुंडी की शक्ल बना हुआ है। मुझे नहीं पता, आप लोग भी कह रहे हैं कि शहर साफ़ हुआ है पहले की निस्बत, लेकिन पहले की निस्बत मुझे इस दफ़ा का ऑपरेशन सुस्त और कम नज़र आया अच्छा, है। मुझे भी सफाई तो नजर आई शहर के कई इलाकों देखिए, में, आप लेकिन मैं जिस ये तरह- नहीं कहूंगी। आप निकली 3 दिन ईद से अपने शहर में बाहर निकली, मैं आप नहीं तीसरे निकली। दिन निकली, हाँ पहले। लेकिन हम 3 दिन शहर में काम करते रहे, हमने चीज़ें देखी, हम रिपोर्ट करते रहे। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से बड़े इलाकों के, छोटी कच्ची आबादियों का तो और बुरा असर होगा, पॉश एरियाज़ के इलाकों के अंदर रहते हुए भी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे कचरा इस वक्त भी टनों के हिसाब से कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें लोगों ने अपनी अलाइशें ला के डाल दी हैं और वो दब गई हैं कचरे के नीचे। खुदा का वास्ता, अल्लाह बस का फिर वास्ता आज है लग कि जाए आप ना, खुदा रहा दिखाएं कि खबरों मौसम गर्म है, गर्मी ज़्यादा है, सड़ चुकी हैं वो तमाम चीज़ें, ताफुन उठ रहा है उनके पास से, कोई वबा फैल जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयाँ ना करेंगे, स्टेटमेंट जारी ना अरे करें। बाबा, फैल के जाएगी। इस वक्त डेंगू इतना बढ़ चुका है, बुखार के केसेस इतने, गले सबके ख़राब हैं, थ्रोट इन्फेक्शन इतना हो रहा है। ये काम सिर्फ मुर्तज़ा वहाब का या सलमान अब्दुल मुराद का है क्या? कराची शहर में सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं है, KMC की नहीं है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सिर्फ शहरी हदूद तक मौजूद है। उसके अलावा टाउन कमेटीज आपके हैं, 18 टाउन कमेटीज यहाँ कराची में हैं, वो क्या कर रही हैं? तो आपका- आजाद भाई, मैंने तो देखी, अंडर तो उसी- उनका तो उसी बॉस की तो गाड़ियाँ एक है मैंने ना। देखी। नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, टाउन कमेटी का बॉस कौन है? टाउन कमेटीज का जो मेंबर उनका है, लेकिन कराची बॉस कौन है उनका? मेयर कराची अकेला, मेयर कराची है ना। मेयर कराची है। तो काम, वो स्टेटमेंट तो दे रहा है लेकिन उसको काम करना है। सुनो से थोड़ा जज्बाती ना हो। जज्बाती में होगा क्योंकि मेरा शहर की बुरी हालात है ना। नहीं, आपके घर में कचरा उठ जाएगा। मेरे घर की मामला बात ये नहीं है कर रहा, कि- मैं पूरे इलाकों की बात कर रहा हूँ। आप चलें तो सही आप मेरे देखें, साथ। ईद के दिनों में एक स्टेटमेंट और पैसे जाया करने वाली बात गाड़ियाँ है। नजर आई, उसमें लिखा होता है KMC कराची। भाई यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, वो कहाँ है? जो पोस्ट इलाकों में कचरा उठाना उनके कैंटोनमेंट बोर्ड का देखे तो सही, किस तरह हालात साफ सही है। सुथरा हुआ हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड, अच्छा, देखे तो अभी सही। आगे आते हैं। हमारे पास एक बड़ा इदारा सफाई की जिम्मेदारी उस इदारे की बनती है, वो है सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। वो हमारा पूरा इतना बड़ा इदारा वो कहाँ था? वो तो शहीद गनी की बात होता है। नहीं तो इन्होंने तो बोला कि ये उसके मामला ये है कि कोलैबोरेशन यहाँ में पर- काम होगा, सिंध सॉलिड वेस्ट यहाँ पर मैनेजमेंट बोर्ड और किरदार- KMC मिलकर इसे इतना अरे काम तो ये करेंगे। सब किसके अंडर हैं? सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट अरे किसके अंडर है? वो उसके अंडर नहीं है कि वो। अरे तो सिंध हुकूमत किसकी है? भाई मेयर कराची, वो मुकामी हुकूमत- मेयर कराची किसका है? वो मेयर मामला मैं उसी यार, बात मैं उसी बात पर जा रहा हूँ कि इसी शहर में सफाई के मामलात में कभी नासिर शाह भी आगे पहल करते थे, शहीद गनी भी आगे आते थे मंजर पर, मुर्तज़ा वहाब भी आया करते थे, साबका जो मेयर थे वो भी आया करते थे। लेकिन मामला ये है कि इस शहर में सफाई के मामले में कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। वज़ीर बल्दियात के अपने मामलात हैं, सिंध हुकूमत के दीगर नुमाइंदगान उनके अपने मामलात हैं, मेयर कराची के अपने मामलात हैं, डिप्टी मेयर के अपने मामलात हैं। इनके अंदर जो है अंदरूनी कहानी वो जो तो कचरे फिर के मामले फायदा में क्या? आवाम वही अरे गंदगी पिस के तो ढेर वही में बैठे रहना हुए। है थैंक यार। यू सो मच अयाज राना और आज़ाद भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। और अगर हम योगा की बात करते हैं तो योगा, अगर हम कदीम इंडिया की बात करें तो वहाँ की सकाफत से आया। लेकिन ये योगा है कि अब बेसिकली आपको फिज़िकली फ़िट रखने के लिए क्या सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपको जो है वो
अपनी मेडिटेशन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं योगा की, लेकिन ये कितनी तरह का है, इसका क्या फ़ायदा है, किस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं, इसके असरात क्या होते हैं, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, योगी वजाहत भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सनम बेनज़ीर भी मेरे साथ मौजूद हैं, योगा और फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम सनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब योगा की बात करते हैं ना वजाहत साहब, तो हमें बहुत कुछ ना नज़र आता है योगा में, और हम ये समझते हैं कि अपने आप को सिर्फ ये एक मेडिटेशन प्रोसेस है, लेकिन इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या जो है ना वो हम सीखते हैं योगा में, और इसके फ़ायदे क्या होंगे, कौन कौन कर सकता है इसको? योगा एक तर्ज ज़िंदगी है, मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है, उसमें एक्सरसाइज एक हिस्सा है। सही। हम सिर्फ योगा के वो जो पोस्टर मैट पे होते हैं ना उसको योगा समझ लेते हैं। हाँ, सही है। योगा सच बोलना भी है, किसी के नुकसान पहुँचाना भी नहीं है, इबादत भी करना है, अपनी तालीम को भी, इल्म को भी हासिल करना है। लॉट ऑफ, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ध्यान, धरना, समाधि। योगा शुरू होता है यम नियम से, उसूलों से, बेउसूली नहीं है इसमें। पहले उसूल हैं आप और माशरे के दरमियान यम, फिर आपके अपने उसूल, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रीतारा, ध्यान, धरना, समाधि, ये स्टेप्स हैं इसके। संस्कृत के सारे। अब मैं अगर इसको अपनी ज़बान में कहूँ तो मैं कहूँगा कि पहले आपके वो उसूल जो आपके और माशरे के दरमियान हैं, फिर आपके अपने उसूल, अखलाकियात, फिर आपकी एक्सरसाइज, फिर आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर आपका जो तर्क कर देना है जिसको तरियाक कहते हैं उसको कह लीजिए, फिर ध्यान, धरना, यानी आपकी मेडिटेशन, आपकी कंसंट्रेशन, एंड देन फाइनली यू अचीव एट ए गोल, यू कॉल इट नफ्स मुतमईन। एक ऐसी जगह जहां आप उससे राज़ी, वो आपसे राज़ी। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई एज लिमिट है योगा करने की? जरा 7 से लेकर 77 ईयर्स तक, और उससे भी इतनी अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। और बाकी सर बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जहाँ साहब तो खुद कहते हैं कि यार ये देखो मैं कितना फिट हूँ, मैं कितने अच्छे जो है ना वो अपने मेरा लाइफ, और 60 प्लस का बंदा तो कह सकता है ना, बिल्कुल ऐसा ही। और दादा नाना वाला बंदा ये कहे तो फिर लगता है कि अब योगा काम करता है। अब ये बच्चियां अगर कहेंगी तो हम कहेंगे ये तो पहले ही छोटी हैं, लेकिन मुझे ऐसा बुजुर्ग आदमी कहे तो ये एक मोटिवेशन है दूसरों के लिए, जो मैं बार बार कहता हूं। माशाल्लाह, यू आर वेरी नहीं, अब मैं तो कहती हूँ ये ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन होती है ना, कि आप ये देखें कि जिस उम्र में आपको सबसे ज़्यादा लगता है ना कि यार योगा अपनी हाँ, आप अपना स्ट्रेंथ छोड़ रहे होते हैं, आपकी स्किन आपका साथ छोड़ रही होती है, आपकी बॉडी जो है ना, ऑर्गन्स आपका साथ, लेकिन उस मतलब ये सब चीज़ें आपको योगा जो है वो फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटली जो है ना आपको कंपाइल करने के लिए, आपका स्ट्रेस आपका रिलीवर है, आपकी स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करता है योगा, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। अच्छा, इतने बेनिफिट्स हैं, आई थिंक शो खत्म हो जाएगा, बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। सो मेनी बेनिफिट्स योगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं, किस टाइमिंग में योगा करना है, कब नहीं करना है, क्या कोई ऐसा भी? देखिए एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं, लेकिन योगा शुड बी डू मिनिमम आपके खाने के 3 आवर्स बाद ना, मैक्सिमम 3 आवर्स, बिकॉज 2-2.5 घंटे में खाना डाइजेस्टिंग शुरू होती है ना, पॉस्चर की करेक्शन के लिए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बिल्कुल मतलब हम लोग स्ट्रेंथ कर सकते हैं 60-50 मिनट्स बाद, लेकिन योगा कम अज़ कम भी 2.5-3 आवर्स के बाद होता है, ताकि सर कंप्लीट कर सकते हैं। कितने तरह के जो है ना वो योगा हैं, उनके क्या स्टाइल्स हैं, और या एक ही तरह का योगा होता है? सो मेनी क्लासिकल अगर आप योगा को उठाएं तो हाथा योगा, कर्मा योगा, राज योगा, कई योगा हैं। अब लेकिन मौजूदा दौर में इतने योगा हो गए कि क्लास मेरे ख्याल से खत्म हो गई है। अब पावर योगा शुरू हो गया स्टार्टिंग में, अब तो एक्वा योगा, पावर योगा, हॉट योगा, एरियल योगा। एरियल योगा ये क्या है? एरियल लटक के, वेरिएशंस काइंड्स पे लटक के नहीं होता, लेकिन 8 काइंड्स थी जब ये वो इजाद हुआ था, लेकिन अब तो सो मैनी। और एक्वाटिक योगा में क्या करेंगे? कई चीज़ें हैं। आज योग और एक्सरसाइज को मिला दिया गया है, एरोबिक्स को। हाँ, तो वे प्लाटे इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ दैट। बट आई थिंक योगा की जो क्वालिटी जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो ये फ्लेक्सिबिलिटी। ये ढल जाता है, ये माशरे के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये नहीं कि योगा के 84,000 पोजों में से आप वो पोज निकाल सकते हैं जो आपके काम के हैं, आप उसको डिज़ाइन कर लें। जैसे बेहतरीन मिसाल जो है चौधरी बिक्रम साहब की है, बिक्रम योगा। उन्होंने 84,000 में से सिर्फ 84 पोज निकाले, और उनमें से भी फिर 26 पोज निकाले। सिर्फ और सिर्फ वो 26 पोज कराते हैं। दुनिया के माहिर तरीन योगियों में से एक योगी, और उन्होंने अपने को कॉपीराइट करा दिया। 26 योगा में क्या योगा होगा, लेकिन विक्रम योगा इज पावरफुल योगा दुनिया का। तो
अगर एक योगी की महारत है योग पे और वो उनमें से वो पोज निकाल सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो चंद पोजों से, जिनमें 5-10 पोज हैं, उनमें से भी वो फ़ायदे ले सकता है जो शायद लोग 100-150 पोजों से नहीं ले रहे हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, सब कर लें और सब सब कुछ रॉन्ग कर लें चाहे, लेकिन सब कर सब लें, बेकार। ये सब बेकार है। आप चाहे फ्यू पोस्टर्स कीजिए, पोस्चर की करेक्शन बहुत ज़रूरी है, ब्रीद इन पैटर्न बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अलाइनमेंट जो है वो ज़रूरी है। अब ये जो पॉस्चर्स होंगे ना, किसी ना किसी नीड के तहत होंगे। Yes. जैसे आप लोग कह रहे हैं कि फिजिकली भाई वजन कम करने के लिए अलग होगा, स्किन को अच्छा करने के लिए अलग होगा, आपने अपना जो है वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए अलग होगा। तो पता कैसे चलता है कि कौन सा योगा किस तरह से है, या इसके बारे में रिसर्च ही जो है वो सारा कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? बिकॉज सो मेनी, यहाँ पर हम लोग फ्यू पोजेस दिखा सकते हैं आपको। मेरे ख्याल से इसका जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि एक फार्मेसी में बहुत सी दवाएं रखी होती हैं, पता कैसे चलेगा कि कौन सी दवा मुझे लेनी है? कोई डॉक्टर लेगा। एक उस्ताद अगर आपके पास है तो वो आपको आगाह करेगा। बच्चा इसमें तो पूरी जिंदगी लग जाएगी अगर इसे एक आदमी जानने की कोशिश करे। तो बेहतर है कि किसी अच्छे उस्ताद को ढूंढिए, गुरु आपके पास होगा, वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या है। चलें, तो गुरु हमारे पास हैं दोनों जो है ना, एक वो योग जो है स्पेशलिस्ट वजाहत साहब भी मौजूद हैं और साथ साथ बेनज़ीर भी जो है ना वो योगा कराती हैं। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ योगा के हवाले से पोस्चर्स भी आपको बताएंगे और किन चीज़ों के लिए क्या किया जा सकता है इस पर भी बात होगी। वज़न कम करना है ख़वातीन का बड़ा टास्क होता है, खूबसूरत दिखना है, और जो है आजकल परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन के बड़े मसाइल हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे योगा के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है वर्ल्ड योगा डे के हवाले से, और इस दफ़ा हमने देखा कि थीम भी कुछ डिफरेंट है, सेल्फ एंड सोसाइटी थीम है, उस पर भी हम बात करेंगे। जहाँ साहब पहले तो, और सनम हमें कुछ लाइव जो है ना वो योगा के आसान होते हैं, क्या होते हैं? आसन। आसन गलत तो नहीं कह दिया? ना प्रॉब्लम। तो वो भी दिखाएंगी। लेकिन ये जो सेल्फ एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, और यकीनन जब कहते हैं ना इंसान पुरसुकून होता है तो सोसाइटी में भी सुकून से निकलता है। जब खुद भी बेचैनी तो हाँ हाँ बजाए जा रहे हैं, गालियाँ दिए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि मेडिटेशन आजकल तो हर किसी को ज़रूरी है। तो ये क्यों थीम रखा गया और इसका मकसद क्या वजह से? एक सोसाइटी जो है वो मजमुआ होती है अफराद की। अगर एक फ़र्द ठीक है तो इसका मतलब है कि ये तय है कि वो सोसाइटी बेहतरीन होगी। आज इस्तराब है, हम सेमाब तबीयत के लोग हैं, बर्दाश्त बाहर हो गई, तो एक फ़र्द का जो कैफियत है वो रिप्रेजेंट करती है। कहते हैं देख के, एक चावल को देख के बता सकते हैं देख कैसी है। तो अगर एक शख्स को देखा जाए हमारे, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारी सोसाइटी को। योग की आज की थीम, इस दफ़ा की थीम, हर साल एक मुख्तलिफ थीम होती है। इस थीम में सेल्फ एंड सोसाइटी की बात की गई है, ताकि एक फ़र्द अपने आप को हेल्दी बनाए ताकि वो सोसाइटी हेल्दी हो, वो पुरसुकून बनाए ताकि सोसाइटी पुरसुकून हो, वो गिविंग पे जाए ताकि सोसाइटी गिविंग पे जाए, वो रिस्पेक्ट रिगार्ड पे जाए ताकि पूरी सोसाइटी का शनाख्त वो बने। बिल्कुल। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, इसको दो पहलुओं से देखा जा सकता है कि आज हम तय करें कि हम अपने आप को कितना बेहतर करेंगे ताकि हम अपनी सोसाइटी को कितना बेहतर कर सकते। सही। तो क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से आसन है, ज़रा आ जाएं सनम और बताएं कि किस किस चीज़ के लिए योगा और कैसे होगा। अगर वेट लॉस के लिए किया जाए तो पहले कैलोरी डेफिसिट, उसके बाद योगा हो, स्ट्रेंथ हो, जुम्बा हो, एवरेज जो आप करें, लेकिन पहले आपका खाने पीने पे कंट्रोल। ठीक। मैं करके दिखाऊंगी सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सर डिस्क्राइब कर देंगे, साथ साथ मैं भी कर दूंगी। One of the best. शोल्डर अलाइनमेंट्स, नाक से सांस लेंगे जिस तरह का बलून, स्टमक को फुलाया, सांस मुंह से बाहर निकाली, गोइंग टू प्रे पोज। आप लोग 5 to 6 10 ब्रीथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू फास्ट दिखाऊंगी बिकॉज लाइफ। एंड बैक बेंडिंग, सांस लेते हुए नीचे जाएंगे। आपकी जो नी से माइनर सॉफ्ट हो सकती हैं। सांस लेंगे, अगेन इनहेल, जैसा कि मैंने बताया 5 to 7 6 ब्रीथ भी ले सकते हैं। मैं फास्टली चेंज करूँगी। राइट लेग फ्रंट है, मेरी नीज मेरे बिक्टोस के बराबर है। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट एंड बैक। मेरे बोथ फीट अलाइनमेंट माई शोल्डर्स। इनहेल, एक्सहेल अप, and change. Inhale, exhale up. बैठते हुए राइट लेग फ्रंट थी, उठते हुए लेफ्ट किए मैंने, ठीक है। और मेरा नीज मेरा बैक टोस के बराबर है। मैं फिर बताऊंगी कि आप 10 to 15 to 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। आई हैव एन टाइम। Inhale up and back, going to pray pose.
बहुत सारे आसन से लाइक हम लोग चंद्रा नमस्कार करते हैं। हमारा सूर्य नमस्कार फ्रंट टू बैक होता है, चंद्रा नमस्कार साइड टू साइड होता है। थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, लाइक दिस। डाउन में आते हैं, ठीक है। वेरिएशंस बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को बिगनर्स को दिखाऊंगी जस्ट। एंड साइड अगेन। ये तकरीबन मुकम्मल जो जॉइंट्स हैं ना हमारे, Yes, full उन body. सब का वर्कआउट है। यस, मुकम्मल सूर्य नमस्कार ही इतना पावरफुल Yes. है कि अगर वो ये कर ले पूरा कोई- सूर्य नमस्कार हो रहा है। ये नहीं, चंद्र वो- नमस्कार हाँ, का सूर्य और नमस्कार variations- का नमस्कार क्या होता है? मून सैल्यूटेशन। ओके, शाम में एक करें। सूर्य से नमस्कार, फिर सन सूर्य सुबह सैल्यूटेशन। करें। मून सैल्यूटेशन रात में होता है चांद पे, लेकिन आपके पास जो टाइम हो आप यस यानी अगर आप इस तरह कर लीजिए कि उससे अगर कुछ pose एक्टिविटी आपके चाहिए back तो के सूर्य लिए, नमस्कार, आपके- और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी रिलैक्सेशन की तरफ जाना है तो चंद्र नमस्कार। मैं आपको सही। कुछ फ्यू पोजेस दिखा देती हूँ, सर डिस्क्राइब कर देंगे। ब्रिज पोज बैक पेन के लिए इतना कमाल का है कि जिन लोगों की स्लिप डिस्क हो रही है, कमर में हर वक्त दर्द रहता है, ये पोज कमाल का है। अच्छा, ये वजन तो कम करते करेगा हैं। कैसे? ये मेरी तो अब कमर ये में जो इतना दर्द है, मैं ये जो कैसे डायमंड पोज है, ये तो आप खुद समझ लें कि ये एक्सपर्ट का पोज है। लेकिन ये अगर क्या किसी ने ये कर लिया तो यंग रहना है उसने, पेट उसका बढ़ेगा ही नहीं, और कमर इतनी फ्लेक्सिबल होगी कि अगर वो कोई, यानी 70-80 की अभी बात हो रही थी, ये इसमें 70-80 काउंट ही नहीं हो सकता। कितनी देर होल्ड करेंगे सनम इसमें? इसमें ये 5 diamond- to 6 10 ब्रीथ भी ले सकते हैं, और स्टार्टिंग में हम 10 सेकेंड 15 सेकेंड एज मच एज यू कैन, ये हम लोग करवाते हैं आपके कॉर्ड स्ट्रेच, ऑल्सो बैक पेन के लिए। अब ये जो है ना, ये बैक पेन के लिए अच्छा है, जिनको इवन शैटिका का मसला रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और ये एक अच्छी बात ये है कि इसी पोज से आपका पेट भी कम हो रहा है, ऑफ कोर्स आपका हिप जॉइंट भी सही हो रहा है, तो आपकी चाल बहुत मुनासिब होगी। मॉडल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको कराते हैं मॉडलिंग के लिए। हम लोग साइड में और सिर्फ ये- 1 टाइम दिखा रही हूँ, आप लोगों ने साइड चेंज करना बिल्कुल, है, साइड्स करने हैं पूरे, ठीक है। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ सेट में कितना करें? 3 सेट्स। अब ये ट्विस्टिंग है। है, स्पाइनल ट्विस्टिंग हुई, ये एक्टिविटी आपको एक्टिव Lumbar कर देगी, spinal चार्ज Yes. पावरफुल। और ये अलाइनमेंट भी है, ये बेहतरीन अलाइनमेंट है। ये इतना पावरफुल पोज है कि अगर ये पोज आप करना जानते हैं तो आपके मसल्स जो हैं स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके लेग के मसल्स, एब मसल्स, ये सारे मसल्स। और ये जो इस वक्त किया है ये तो कमाल का है, क्योंकि इसमें इतना बैलेंस जो आपने किया है, उसके बॉडी के हर मसल्स को आपने यूज़ किया है। जैसे कि मैंने कहा, इंसान स्टार्टिंग में हमें कॉपी ना करे, डे बाय डे। सही है। हाँ, अब आप मैं तो ज़ाहिर अब मैं ये expert टच कर बोल रहे- लेती हूँ। अब बताओ। मेंबर्स बोलेंगे पहले एल्बो पे ये हैं आप सोचिए लोग। कितना आसानी से इन्होंने किया है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल है। नहीं, कम आसान है। कम आसान, बाय द टाइम यू कैन से कम आसान है। हाँ, बिल्कुल। ऑलवेज से कम आसान है। अगर हमने Meditation मुश्किल के लिए कह आप दिया तो लोग- फिर वो आसान कहाँ होगा। लोटस में बैठ ओह हो वाह। योगा शुड डू विदाउट शूज, लेकिन मैंने रिमूव नहीं किया। सर डिस्क्राइब नहीं, आपने मुझे कहा था, मैंने आपको इजाज़त दी थी। सर ने परमिशन दी थी। योगा मुद्रा एंटी एजिंग के लिए कमाल का पोज है, ये पोज कमाल का पोज है। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और ये ख़वातीन में ख़ास तौर से उस एज में जहाँ पे हार्ट फ्लैशेस हो रहे होते हैं और केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती हैं, ये कमाल का है। अब ये देखिए, ये इतनी साइड टायर के लिए हम टायर बात करते हैं, ये साइड टायर कटिंग पोज है। ये लव हैंडल्स के लिए भी मेरे ख्याल से अच्छा होगा, साइड टायर के और लिए। कितना सुकून से हम बैठ के कर रहे हैं। हमारी बहन जो है, बेटी बड़े आराम से चैन से कर रही है ना, इसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई चीख पुकार नहीं हो रही। आप घर में बैठे बेटी, जो मेरी बेटियां बॉडी देख भी रही हैं, टोन होगी सारी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये जो कमर के ऊपर इफेक्ट आएगा ना, ये हमारे जो चैनल है, जब वो सही हो जाएगा तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। अच्छा, अमूमन ये तासुर है ना कि एक्टिविटी कर रहे हैं, पसीना आ रहा है तो वजन कम होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा। 10% स्वेटिंग पे आपकी कैलोरी डेफिसिट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड है कि एमएचआर, आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कहाँ तक शूट करते हैं। अच्छा, सर डिस्क्राइब कर देंगे मोर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पसीना ही आए तो आपकी एक्सरसाइज तासुर हुई। ये है ना कि भाई लो स्वेट तो हो नहीं रहा, तुमने क्या करके आ रहे हो। नहीं, योगा में जो पहला काम हो रहा है वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ रहा है। आपके तमाम जॉइंट फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और जॉइंट फ्लेक्सिबल होने के लिए चीख पुकार की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसको करें। अभी जो कुछ इन्होंने पोस्ट किया है, आधे से ज़्यादा बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो उन्होंने बैठे बैठे फ्लेक्सिबल कर लिए, पता भी नहीं चला। अगर पता करना है तो फिर हम हर पोज पे आ ऊ की आवाज़ निकालेंगे, चीखेंगे, और आपको लगेगा कि आई थिंक ऐसा नहीं है। और एक बात और बताऊं आपको, अक्सर एक्सरसाइजेज होती हैं एसी में, योगा तो हम बाहर वैसे ही करते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर में वैसे ही पसीना आ रहा होता है। तो पश्चिमोत्तानासन
कमर का एक ऐसा पोज है और ये पोज इंतहाई एहतियात से किए जाने वाला पोज है जिसको माहिरीन के साथ ही किया जाए। कोर्स जैसे मैं बताया हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, कुछ ट्यूब्स हम लोग डे बाय डे, अब लोग इतना टच करते हैं यहाँ तक जाते हैं, हम लोग बैंड्स करवाते हैं ताकि आपके लोग डायरेक्ट फर्स्ट डे इतना हाथ नहीं लेके जा सकते। ऑफ कोर्स अब जैसे हम लोग लेग स्प्लिट्स करवाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ से स्टार्ट लें आपकी हिप ओपनर के लिए ना, फिर डे बाय डे इस पे चले जाते हैं। वाह क्या बात। तो अब ये बदारी जितना आपको सॉफ्ट लग रहा है मुझे इसके पीछे महारत है, आई कैन रिलेट कि वो कितना जो है ना वो बैक स्ट्रेच और पेन होता है तो वो मुश्किल है। अब ये वज्रासन है, ये भी बहुत देखने में आसान वज्रासन नी के लिए बेहतरीन है, अच्छा। कार्डिज के लिए बहुत अच्छा है, Yes। हिप जॉइंट के लिए बहुत बच्चे अच्छा बैठ है। जाते हैं इस तरह ना, बड़े नहीं बैठ पाते। बड़े नहीं बैठ पाते। बच्चे बैठते इसी तरह, बच्चे इस तरह बैठते इसी हैं तरह ना। बैठते हैं। और आप अक्सर बच्चों को मना किया जाता है कि ऐसे मत बैठो, सही बात लेकिन है। एक बात बड़ी मजे की है क्योंकि इसका इफेक्ट इंटरनल सिस्टम पे आ रहा है तो ये फिर खवातीन के लिए बहुत फायदा। मेरे ख्याल से थाइस के लिए भी सनम बहुत ये अच्छा और है, भी स्ट्रेचिंग और भी इंटरनल सिस्टम जो है लोअर बॉडी उसके के लिए लिए बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। ओह वेरी नाइस। अच्छा हम लोग यूजली मैं लोगों से कहते हैं कि आप लोग सिंपल बैठ जाएं, ये थाइज हैवी हैं कुछ, तो मेडिटेशन में ऐसा डिस्क्राइब करें मुद्रा कि ये से। मुद्रा बना के ये मुद्रे का क्या चक्कर, इसको करने से क्या होता है ये? हाँ ये चक्कर में क्योंकि आपको- योगा में आप जब भी सोचेंगे ना तो बस यही मुझे तो Light slow कर देते हैं। यही योगा है नहीं। उमूमन तासुर ये ये पूरी क्या है, ये साइंस है, उंगलियों का पूरी ये साइंस है, पूरी साइंस है। अभी एक मुद्रा डिस्क्राइब कर जब देंगे सर। ये ज्ञान मुद्रा है, यस ज्ञान मीन्स नॉलेज, अच्छा ये मुद्रा आपके न्यूरॉन्स के ऊपर इफेक्ट करता है, आपकी मेमोरी को तेज करता है, नींद अच्छी लाता है, सुसाइड टेंडेंसी को कम करने के लिए मुद्रा बड़ा काम करेगा। और जिन लोगों को अपनी मेमोरी को इनहेंस करना है, बच्चों को करना चाहिए, सीनियर्स को करना चाहिए, फिर ये नींद अच्छी लाता है। कैसे, तो क्या हाइपरटेंशन चक्कर हो रहा है इसमें? कैसे होता है मैं आपको उसके साइंस बता देता हूँ। यहाँ से जो हमारे पल्स हैं यानी हमारे जो नर्व्स हैं वो एंडिंग यहाँ पे होती है, जब हम इसको दबाते हैं तो एक हमारा रूल मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि हमारे न्यूरॉन्स पे जाके इफेक्ट डालती है। तो जो कुछ हम अपने हाथों पे कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा है। तो ये उसकी रिप्लिका यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जो भी मुद्रा लगाया जाएगा, हम ये लगाएंगे कुछ और होगा, अच्छा, कुछ ये सब होगा। अलग-अलग है? हाँ, अगर हमने वजन कम करना है तो हमने सूर्य मुद्रा लगा लिया, वजन बढ़ाना है तो हमने पर्वत का लगा दिया, जमीन का लगा दिया। गेनिंग के या लॉसिंग का। हाँ। अब ये लोग समझते नहीं अपनी अब ऐसा नहीं है कि बिरयानी की 2 प्लेटें खा के ये लगा लें। आई एम सो सॉरी। नहीं, हाँ ये नहीं, लेकिन अगर क्या करें, मतलब डाइट कंट्रोल तो चले एक अलग ही बहस है ना। हाँ। अब इसको अगर करके बैठे हुए हैं तो ये आपका करेगा ये आपकी हीट बढ़ा रहे हैं ना, तो ये हाइपरटेंशन वाले देखिए, इसीलिए किसी उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। हाइपरटेंशन वाले को एहतियात से करनी होगी। अगर ये मुद्रा हमने लगा लिया तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी। और ये क्या होगा, जिन लोगों को अपनी स्किन खूबसूरत करनी है उनको वरण मुद्रा, पानी का मुद्रा लगाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों में वाटर रिटेंशन होता है वो लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो उनको क्या करना है, पानी कम करना है। तो फिर उसको, अब ये पूरी साइंस है। इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रेट ऑनर टू। सनम ना प्रेस भी कर रही हैं, यस इसको प्रेस करना थोड़ा सा ध्यान pressure थोड़ा है। सा मेडिटेशन के लिए, देखिए ये वेट आपका गेनिंग के लिए या लॉसिंग के लिए, देखिए आपके फेस के लिए skin कमाल का, कमाल का। ये तो ऐसा यंग बनाता है कि आपकी ड्राई स्किन जो है ना उसके लिए कमाल का है। आप ट्रैवलिंग में हो और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ड्राई हो रही है तो पानी नहीं मिल रहा, आप ये लगा के बैठे। सर इनको मिनट्स और सेकंड्स भी बता देंगे। देखिए डिपेंड तो करता है कि आप जब कर रहे हो तो आप और कुछ ना करें तो पूरे दिन में अगर मैं कहूँ तो 45 मिनट आइडियल होते हैं। लेकिन हर मुद्रा के अलग अलग टाइमिंग है, तो वो फिर टीचर्स के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है। जरूरी नहीं कि एक वक्त में 45 मिनट हो, आप थोड़े थोड़े करके भी लगा सकते हैं। बाकी फेस एक्सरसाइज बता दूं फेस जी जाते जाते बस Oh। टाइम बताएं, जरूर बताएं। हाँ और पर्दे क्रैक्स आपका लोअर टीथ अपर टीथ आगे होने चाहिए। डबल चिन भी जॉ खत्म लाइन होगी, को डबल जरा, चिन बिल्कुल हाँ, सेट हो डबल चिन जाएगी, खत्म करेगा जॉ लाइन बिल्कुल। अब मैं फिर बताऊंगी कि ये लोग बहुत सारा खाना खा के योगा करें, कुछ भी करें, वो पतले नहीं हो सकते। ये जो स्किन साइड में डाउन हो गई है ना, ये उसको कवर, अपलिफ्ट कर रहे हैं Oh। लिफ्टिंग के लिए। फेस लिफ्टिंग कह लीजिए, ये इस वक्त फेस लिफ्टिंग योगा कर रहे हैं। आई थिंक इतना बहुत है, ये रिलैक्सिंग है। ये करके आई पे एंड रिलैक्सिंग। मुझे तो सनम को देख के शोल्डर भी कर सकते हैं फॉर योर रिलैक्सिंग, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, सर्कमडक्शन फॉर योर नेक।
अब ये बड़ा आसान से असल में किया ये ना लाइफ स्टाइल है बेसिकली। Yes. आप Right, उसको ना बोलिए। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको करना होगा। और ये सनम को देख के तो आज मैं मोटिवेट हो गई हूँ। सनम क्लासेस देना शुरू करें आप मुझे। माय प्लेजर। तो या सर से लूंगी, मेरा pleasure। मज़ा क्या है वो देखें हो क्या रहा है। उमूमन हम माशाल्लाह। बात बहुत करते हैं जी योगा के फ़ायदे और फलाना, लेकिन जब आप लाइव कुछ देखते हैं ना, वीडियोस भी देख लेते हैं, सेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन जब आप लाइव देखते हैं तो मुझे जिस तरह सनम को देख के सुकून मिल रहा है ना कि यार सनम कितने मज़े से जा रही हैं और आ रही हैं और उठ रही है, तो यानी वो एक बॉडी को आपकी कितनी सुकून में, तो वो आपके एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है सामने, तो वो नज़र आई। सनम थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़बरदस्त तरीके से दिखाया और इतनी अच्छी टिप्स भी दी हैं। आप सब भी कर सकते हैं, योगी वजह सब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों से यकीनन हम बहुत कुछ सीखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं ज़िंदगी में। तो कहते हैं ना कि अपने आप को मोटिवेट रखें, ये सबसे बड़ी बात है। और मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी या अपने फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी और बेहतर होगी। इसी बात के साथ वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं, अभी हमने योगा डे के हवाले से बात की, तो आज एक और बहुत अहम दिन है और वो दिन है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। अब हमने थोड़ी देर पहले हम बात करते हैं ना कि योगा आपको पूरा फॉर्म कर देता है, आपकी फ़िज़िकल स्टेट को बैलेंस करने के लिए, आपकी मेंटल स्टेट को बैलेंस करने के लिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए, इसी तरह मेडिटेशन के लिए, इसी तरह बहुत सारे लोग जो ना म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। तो म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, और दूसरी बात ये कि अब तक पुराने और नई मौसीकी में कितना फ़र्क आ चुका है, कितनी जिद्दत आ चुकी है, इन तमाम पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे। और म्यूज़िक हम सबकी ज़िंदगियों में क्यों ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, इम्मो के नाम से मशहूर हैं। और वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इम्मो? आप बड़े टाइम के बाद मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यू लुक वेरी हेल्दी, यू लुक वेरी स्मार्ट एंड ग्लोइंग का भी जो है ना आपका फेस हो गया है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। कहाँ आजकल आप गायब? मैं गायब हूँ, एबटाबाद चला गया हूँ मैं। कराची से गायब हो गए? जी हाँ, मुझे अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो बहुत अच्छी जगह चला गया हूँ। कराची बहुत याद आता है वैसे तो। कराची वाला ना कहीं रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। मुझसे एबटाबाद वाले भी पूछते हैं कि आप यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। सही बात है। तो मैं एक्चुअली कहाँ गायब हुआ हूँ, मैं एक्चुअली पाकिस्तान का नंबर 1 स्टूडियो बनाया है मैंने, उसका नाम है एबट म्यूज़िक स्टूडियो, जो एबटाबाद में है। सही। और उससे ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी कहीं है नहीं इस वक्त। तो अब फ़ख्रिया मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडियो बनाया है और वो मुल्क की पाकिस्तानी म्यूज़िक की खिदमत के लिए और आर्टिस्टों की खिदमत के लिए बनाया है। वेरी नाइस। हमारे ना वैसे भी इंस्टीट्यूट्स बड़े कम हैं, मैं तो कहूँगी कराची में भी एक बना दें ताकि जो है ना, क्योंकि हम नापा में सिखाया जा रहा है, आर्ट्स काउंसिल में बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हो रही हैं अभी, बहुत सारे लोग यहाँ पर यंग बच्चे भी आए। मैं तो आर्ट्स काउंसिल का हूँ ना खुद, मुलाकात हुई उनसे भी, तो अच्छा लग रहा होता है, सीख रहे हैं, आ रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं म्यूज़िक कितना चेंज हो चुका है अब, अगर पिछले 10-20 साल में चले जाएं, टेक्निकलिटीज़ में कितना जो है वो चेंज आ चुका है मुँह, और हम एज़ पाकिस्तानी से इस वक्त कहाँ स्टैंड करें जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, ख़ास तौर पे जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, इंटरनेशनल म्यूज़िक के साथ, और फिर इंडिया से हमें जो है ना मुकाबला करना होता है, तो कहाँ हम स्टैंड करते हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। जो हमारा ये जैसे वर्ल्ड म्यूज़िक डे है आज का, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1982 में फ्रांस से। तो वो वहाँ पे उसका एक फ्रेंच नेम लेते हैं, मगर उन्होंने कॉपी करके, पूरी दुनिया ने कॉपी किया, और 120 कंट्री से ज़्यादा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है जी वर्ल्ड। हम एक डे मनाते हैं, ये सब म्यूजिशियंस के लिए है, और या म्यूजिशियन नहीं भी है तो एक आम आदमी के लिए जो एंजॉय करता है म्यूज़िक को, वो सुनेगा उसको, ऐसा ही और सेलिब्रेट करते हैं आप। जहाँ तक रह गए हमारी इंडस्ट्री की बात म्यूज़िक की, देखिए म्यूज़िक बहुत इवॉल्व हुआ है 20 सालों में, 25 सालों में बहुत तरक्की की है। अच्छा, ये तरक्की पिछले 1970s से हो रही है, जब मेहदी साहब, मैडम का गाना या गुलाम अली साहब का गाना इंडिया में चलता था और वो पसंद किया जाता था। देखिए वो कोई कंपैरिजन है नहीं, वो कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे म्यूज़िक का उनके साथ, इसीलिए वो हमेशा से पसंद किया जाता था। उस 70s के बाद आप आते हैं तो 80s में आते तो नाजिया ज़ोहेब, उन्होंने रूल किया। स्टिल जो है ना वो नाजिया को सुन लो तो जी बिल्कुल, तो उन्होंने रूल किया, उन्होंने भी इंडिया में रूल किया। हाँ, उनका एक अपना एक स्टाइल है बॉलीवुड का, हम पाकिस्तानियों का अपना एक ओरिजिनल स्टाइल है। वो फोक हो, पॉप हो, गज़ल हो, कवाली हो, ये हमारे ओरिजिनलिटी के साथ आता है ना। ऐसे ही। तो ये
फिर जब आप 90s में आते हैं तो जुनून आता है, वाइटल साइन आता है, आवाज़ आता है और बहुत सारे बैंड्स आते हैं ऐसे ही। जिन्होंने राज किया है। तो टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर गई है पिछले 20-25 सालों में। अब जो बच्चे 2000 में पैदा हुए हैं उनका एक अलग स्टाइल है सोचने का, जो हम उनको बच्चों को कहते हैं जेन ज़ी कहते हैं आजकल के और बच्चे। म्यूजिक को परसीव करने का भी उनका स्टाइल डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, उनकी सोच डिफरेंट हो गई है, तो इवॉल्व हो रहे हैं। और देखें उस वक्त भी हमारा म्यूज़िक इंटरनेशनल था, शायद न्यूज़ में उस तरह से आता नहीं था। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया ने बहुत तरक्की की है, तो आपकी एक रील, एक व्यू, एक स्नैप पूरी दुनिया में चला जाता है बिल्कुल ऐसे ही। विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो माशाल्लाह से म्यूज़िक में बहुत काम हो रहा है। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा है, अवामी लेवल पे शायद कम हो रहा होगा, कॉर्पोरेट पे ज़्यादा हो रहा है। कोई जैसे ब्रांड्स के जो शोज़ वगैरह होते हैं वो होते हैं। मेरा जो कमिंग बैक टू माई सेल्फ के हमारा मकसद ये है कि आप अवेल करें एक ब्यूटी को। आप क्यों बाहर जाके मिक्सिंग करवा रहे हैं या रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, सीरीज़ लगा रहे हैं, आप एबटाबाद आएँ, एबट म्यूज़िक स्टूडियो में, वहाँ पे आके आप काम करें और आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मिलेगी। जो आप इंडिया बोलें, अमेरिका बोलें, इंग्लैंड बोलें, जहाँ जो चीज़ लगी हुई है वो हमारे पास यहाँ पे एबटाबाद में लगी हुई है। वेरी नाइस। तो ये भी अच्छा हो गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रुझान बढ़ा है पहले से मौसीकी सीखने का, क्योंकि देखें ना अभी सोशल मीडिया के आने से बहुत कुछ अच्छा हुआ, रील्स वायरल हो गई, गाना वायरल हो गया। हमने ये देखा कि बहुत सारे या बहुत अच्छे सिंगर्स सोशल मीडिया की बदौलत, तलहा अंजुम को आप देखें, कैफी का आप गाना देखें, यूट्यूब से हिट हुआ, यंगस्टर्स के गाने, तो अभी जेन ज़ी जिनको पसंद करती है वो सारे लोग सोशल मीडिया। लेकिन सीखने का एक अमल जो होता है ना, आप खुद आर्ट्स काउंसिल से भी आपने जिक्र किया, सीखा, नापा में जो है ना वो साथ रहे, फिर एक प्रोसेस है जी। तो उस प्रोसेस का लोग हिस्सा मुझे ऐसा लगता है बहुत कम है मौसीकी सीखने के लिए। गा रहे हैं, बजा रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, लेकिन बहुत कम जो है ना वो एजुकेशन म्यूज़िक की ले रहे हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? और नहीं है कि हम कहते हैं टैलेंट है यार, बजा लेगा, कर लेगा, ढोल पीटना है, पीट लेगा, सिखा देंगे। तो क्या सीखना ज़रूरी है? डिग्री ज़रूरी है? सर्टिफिकेशन ज़रूरी है? उस्ताद ज़रूरी है या नहीं? इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के दोनों फ़ायदे होते हैं ना। आप किसी को काम नहीं आता तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से काम सीख जाएगा या कुछ कर लेगा। सीखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ। आप पढ़ते भी हैं ना, आप बचपन से आपको पढ़ाया जाता है केजी से लेके एंड फिर आप ग्रेजुएशन जाते हैं तो आपको शऊर हासिल होता है। तो म्यूज़िक भी ऐसे ही है। नैपा है, आर्ट्स काउंसिल है, अलहमरा है, PNC है, जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है। उसी तरह और म्यूज़िक स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जहाँ पे मैं भी होता हूँ, ठीक है जी। उसका मकसद ये है कि आपकी इतनी ट्रेनिंग हो, इतनी ग्रूमिंग हो कि यार आप कहीं जब बात करें या किसी पे डिस्कस करें तो आपके पास कोई तो मवाद हो, वज़न हो कि यार ये है। तो सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुझे 33 साल से मैं सीख रहा हूँ। 33 साल से मैं म्यूज़िक नहीं कर रहा, मैं 33 साल से सीख रहा हूँ म्यूज़िक, और मुझे ये अमल कभी ख़त्म नहीं होगा। जितने हद तक रेवोल्यूशन आ रहा है, एवोल्यूशन आ रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी, तो आपको बाय द टाइम जो है ना वो सीखते रहना पड़ेगा ही, और आपको अपने आप को उसमें इन रखना है। तो आजकल कि अगर मौसीकी से कम, अब जैसे अभी आपने पिछले दिनों जो अभी पिछले वक्त में जो नाम ली, जितने सारे लोग, मैं तो सुन के हुआ यार उस एरा में खो जाते हैं ना कि यार वो मौसीकी। अभी का जब आप म्यूज़िक सुनते हैं, पसंद आता है, एज जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं? मतलब आपकी क्या राय है अभी की जो हालिया? मुझे तो बहुत कम गाने ना, मैं आप यकीन करें मेरी प्लेलिस्ट में कुछ आप ऐड करने का सोच, मतलब आप चाहते हैं मेरी प्लेलिस्ट में कुछ नया ऐड हो जाए, एडिशन हो जाए, लेकिन मिल नहीं रहा। मतलब मैं उसी में फंसी हुई हूँ पुराने वाले दौर में। तो क्यों नहीं हो पा रहा? या आप रिलेट करेंगे या आप मुझसे इख्तिलाफ करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल रिलेट करूंगा, इसलिए कि मैं अच्छा सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं मुझे लग रहा, ओवरऑल मतलब आप बॉलीवुड की जो है ना म्यूजिक उठा के देखें, आप जो है वो हॉलीवुड का उठा के देख लें, मतलब पहले अंग्रेजी गाने एनरिक के दौर के, एक्सटेंट के दौर के गाने हैं। जी 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 जी, मतलब मैं आज भी प्ले करूँ तो दबादम मजा आता है। आपको मजा अभी नहीं आ रहा। देखिए उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, एक होता है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट अपने काम में। नंबर 1, हम बड़े ज़गीर में जितने भी लोग हैं वो म्यूज़िक की मेलोडी को और शायरी को सुनने वाले लोग हैं। हाँ, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी गाना याद आएगा ना तो शायरी और मेलोडी से याद आएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि टाइम चेंज हुआ है, कि यंगस्टर्स आए हैं, यंग बच्चे आए हैं, इन्होंने अपने हिसाब से एक म्यूज़िक डिज़ाइन करना शुरू किया वेस्ट को देख के।
जो वहाँ के पॉप म्यूज़िक या वहाँ का अंडरग्राउंड म्यूज़िक हो रहा है, तो वो उन्होंने कोशिश की यहाँ पे मेन स्ट्रीम करने के लिए। तो कि हमारी वही मैं अगेन वहीं पे बात आ रही है ना, जहाँ पे ये कॉर्पोरेट का बहुत हाथ होता है इसमें। ये कॉर्पोरेट लेवल पे तो हो रहा है, अवामी लेवल पे नहीं हो रहा। सही बात है। तो देखें, आज भी आप कव्वाली पसंद करेंगे या कोई फोक गाना पसंद करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको व्यूज की और सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही चलेगा। आपदा जी की आप बात सुने ना, बस पता लगता है कि उन्होंने गाना है, या नसीबुल्लाह को आप बिठा जी 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 ठीक है, तो वो आप देखें आप कैसे लोग वो कैसे गैदर करते हैं, वो सोल है ना आपकी, ऐसे ही है, आपको पकड़ता है। तो मैं अभी भी मानता हूँ मेलोडी को, ऐसे ही शायरी को मानता हूँ कि यार वो होनी चाहिए। हाँ, शायरी का भी मसला हो गया, बड़ा मिसिंग है वो वाला फैक्टर, तो वो सबसे ज़्यादा मिसिंग हो गया, हर गाने में हो गया, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौसीकी की तो यकीनन बात हो रही है, लेकिन मौसीकी के जो साज है ना, और जो पुराने रिवायती साज हैं, उनका भी एक अलग हुस्न है, उनका भी एक अलग रंग है। उसमें से एक यहाँ पर भी मौजूद होगा और वो सुनेंगे भी, उसके बारे में जानेंगे भी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हमारे साथ जमाल भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। जमाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जमाल आते हैं और अपना जब सैक्सोफोन लाते हैं तो जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। आप कितने टाइम से जो है ना वो बजा रहे हैं, और इसके बारे में भी तो हम आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर यकीनन आप अग्री करेंगे कि बड़ी अहमियत है इसकी, और इसका साउंड भी यकीनन बहुत मुख्तलिफ है। तो जमाल जी, आप पूछ रहे हैं कि कब से ये बजा रहे हैं। वैसे मेनली हम यही बात कर रहे थे हिमा भाई से पहले कि मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल पियानो है, बट जैसे कोविड आया था बीच में, तो कोविड में एक अपॉर्चुनिटी मिली जो मेरा ख्याल है सभी लोगों को मिली, किसी ने कुछ नया किया, तो मैंने कोशिश की कि सर घर पे बैठें तो चलो कोई नया इंस्ट्रूमेंट शुरू करें। तो कोविड में मैंने इसको स्टार्ट किया। अभी हम कह रहे थे ना कि सीखने का मतलब, देखें जमाल उसकी मिसाल है। जी 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 हाँ, तो ये बस तब से मैंने इसको शुरू किया, तो आई डिडंट नो कि ये यहाँ तक आ जाएगा। देन आई हैव बीन प्लेइंग। ये क्रेडिट जाता है म्यूजिशियन को जो इनका इंस्ट्रूमेंट पियानो है, क्लासिकल बजाते हैं, मगर साथ साथ सैक्सोफोन बजाना, एक अनदर इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लिया अपनी लाइफ में, ये बड़ी बात होती है। साजों की तो वैसे ही इतनी अहमियत है, हर साज को अलग भी सुनना तो बड़ा मज़ा आता है। तो आज मौसीकी के दिन पर ये साज आपसे ना सुना जाए, कैसे हो सकता है? तो सुनाए कुछ, क्योंकि वक्त कलील होता है तो हमें सुनना ज़रूरी है, पहले फिर और बातें होंगी। जी जी, मैं आपकी बातें सुन रहा था कि भाई म्यूज़िक की क्वालिटी नीचे जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसी कोई ट्यून आपको सुनाऊँ जो आपको पहले आप सुन चुके हैं और आपको अच्छी लगती हो। सुनाए, ठीक है, सुनाए। जी जी, मैं कोशिश करूँगा। एक अलग ही मज़ा है उसको, सोलो अगर सुना जाए मिलके तो एक अच्छा बनता है, लेकिन सोलो सुनने का एक अलग ही रंग है। इसकी सैक्सोफोन की फील ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और कम यूज़ हो रहा है अब, है ना? ऐसा ही है या अब बढ़ गया है पहले से? नहीं, कम ही है, बहुत रेयर। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग कम उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो चंद ही प्लेयर हैं जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इसमें। वेरी नाइस। जमाल, आप कुछ आज के दिन के हवाले से कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी, आपकी मैं वो पहले वाली बातें कुछ मैंने सुनी, तो उसमें सीखने की आप बात कर रहे थे, तो एक्चुअली ये एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। आई हैव बीन रनिंग अ म्यूज़िक स्कूल जो कि ख़याबान बुखारी पे है जी। तो तकरीबन इसको वैसे तो ओवरऑल 7-8 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन जो अभी जो प्रॉपरली आफ्टर कोविड, आपको पता है कि कोविड के जो मसले मसाइल थे उसमें सब कुछ ही जा चुका था नीचे, तो अभी वापस शुरू किए हुए तकरीबन हमें 3 साल एक हो गए हमें वहाँ, सही, जिसमें हम मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं। ज़बरदस्त। जिसमें पियानो है, गिटार है, वायलिन है, सैक्सोफोन भी है, वॉइस भी है। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। असल में बात हुई कि देखें, जिसका शौक होता है ना, जमाल का शौक था, जमाल ने प्रैक्टिस किया, सीख लिया, तो जिसका शौक होगा वो वहाँ तक कहीं ना कहीं स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में पहुँच जाएगा, सीख लेगा, और जो है वो अपने पैशन को आगे कंटिन्यू रखेगा। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जमाल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।